आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट्स में, स्कूल जाने वाले बच्चों में क्या-क्या प्रॉब्लम बिहेवियर्स देखने में आते हैं। बच्चे की लाइफ में शुरुआती कुछ साल ऐसे होते हैं जहां पर कई सारे शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन बच्चे में दिखाई देते हैं और इस समय बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा, अपनी कुंठा को सही तरह से व्यक्त कर सकें या उनको सही तरह से समझ सकें, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, जटिल प्रकार के भावनाएं हैं। इसलिए वो एक्ट आउट करते हैं, मतलब क्रोध दिखाते हैं, एग्रेशन शो करते हैं। और यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे अपना कोई फेवरेट खिलौना टूट जाना या पानी या जूस गिर जाना, इस पे भी इतना ज्यादा क्रोध दिखाते हैं, जो कि उस समस्या, उस परेशानी से अगर देखा जाए तो उससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, उस अनुपात में नहीं है जितनी बड़ी समस्या है। छोटी सी समस्या के लिए भी बहुत गुना ज्यादा बढ़ाकर एग्रेशन उनका दिखता है। लेकिन इन व्यवहारों से अगर आप ये आकलन करने लग जाएं कि उन्हें कोई व्यवहारिक समस्या हो सकती है, कोई विकार हो सकता है, तो ये सही नहीं होगा। साइकोलॉजी में, खासकर चाइल्ड साइकोलॉजी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें डिसऑर्डर शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, विकार शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। प्रोफेसर फ्रांसिस गार्डनर बोलते हैं कि बहुत कम सबूत ऐसे मिले हैं जहां पर ये बोला जा सके कि प्री स्कूल के बच्चे, यानी जो अभी नर्सरी, लोअर केजी में बच्चे जाते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आगे के जीवन की कठिनाइयों का इशारा है। ये कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसा है कि इस समय बच्चे के जीवन में बहुत सारे विकासात्मक बदलाव होते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। इसलिए इन्हें निश्चित तौर पर इन समस्याओं के या भविष्य में कुछ मानसिक विकारों के उत्पन्न होने का शुरुआती लक्षण मान लेना हर परिस्थिति में सही नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कुछ शुरुआती लक्षण इस तरह से दिखते हों, पर अधिकतर केसेस में ऐसा नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर इस उम्र के बच्चों के लिए हमें विकार शब्द का प्रयोग करना चाहिए और इनमें जो भावनात्मक या शारीरिक समस्याएं दिख रही हैं उन्हें बहुत सोच समझकर ही ये मानना चाहिए कि ये भविष्य की कुछ बीमारियों या परेशानियों का लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई सीरियस तरह की व्यवहारात्मक परेशानी या विकार देखा जाए, उसका डायग्नोसिस हो, लेकिन इसमें, इस स्टेज में शुरुआती कुछ लक्षण दिख सकते हैं जो आगे की परेशानियों का इशारा हो सकते हैं। कुछ कॉमन परेशानियां, कुछ आम परेशानियां, सामान्य तरह की परेशानियां जो बच्चों के व्यवहार में दिखती हैं स्कूल जाने वाले बच्चों में, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, डिसरप्टिव बिहेवियर। डिसरप्टिव मतलब परेशान करने वाला, चीजों को भंग करने वाला, नियम को तोड़ने वाला व्यवहार। एक्सेसिव शाइनेस, रिजर्वनेस एंड लोनलीनेस। बहुत ज्यादा शर्मीले बच्चे हों, बहुत रिजर्व रहते हों, ज्यादा घुलते मिलते ना हो लोगों से, लोनली फील करते हो, अकेलापन महसूस करते हो। टेलिंग ऑफ लाइज, झूठ बोलना। स्टीलिंग, चोरी करना। डिप्रेशन, अवसाद। एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार करना। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध। यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस, मादक द्रव्यों या पदार्थों का सेवन करना। एंटी सोशल बिहेवियर, असामाजिक व्यवहार। और लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की कमी, मोटिवेशन की कमी होना। यही सारे व्यवहारों को हम अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिसरप्टिव बिहेवियर यानी चीजें बिगाड़ना, खत्म करना, नष्ट करना, किसी क्रिया में व्यवधान पहुंचाना। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जब हम स्कूल के बच्चों के बारे में बात करते हैं कि उनमें डिसरप्टिव बिहेवियर दिख रहा है। तो डिसरप्टिव बिहेवियर में लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कमी। नाइफ अटैक्स, कोई भी धारदार वस्तु या चीज से
वार करना, किसी को घायल करने का प्रयास करना। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनियंत्रित व्यवहार। स्टॉर्मिंग आउट ऑफ क्लासरूम, क्लास से गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चले जाना। नॉइजीनेस, शोर मचाना। रिफ्यूजल टू कोऑपरेट, टीचर के साथ और बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करना, समन्वय में काम नहीं करना। शोइंग ऑफ, जिसको क्लाउनिंग भी कहते हैं, खुद को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना या प्रदर्शित करना। टीजिंग, दूसरे बच्चों को चिढ़ाना। इरिटेटिंग, तंग करना दूसरों को या टीचर को। डिस्टर्बिंग अदर लर्नर्स, दूसरे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना, परेशान करना। लीविंग सीट्स विदाउट परमिशन, सीट्स अपनी छोड़ के, बिना आज्ञा लिए टीचर के, अपनी सीट छोड़कर क्लास भर में अलग अलग जगह घूमते रहना। टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, जब आपका बोलने का समय नहीं है, जहां पर आपको नहीं बोलना है, आपकी बारी नहीं है बोलने की, वहां भी बोलना शुरू करना, इस तरह का व्यवहार। जब टीचर कुछ बोल रही हैं तो उन्हें व्यवधान पहुंचाना, बीच में कुछ बोलते रहना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। इनप्रॉपर नॉइजेस, अजीब तरह की आवाजें निकालना, ऊटपटांग तरह की चीजें बोलना। डिसओबीडियंस, अनुशासन की कमी, बात नहीं मानना। वॉन्डरिंग इन द क्लासरूम, क्लास में घूमते रहना। नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं देना कक्षा में। और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकृष्ट करने के लिए दूसरे बच्चों का और टीचर का कुछ वैसे व्यवहार करना जिससे सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। तो ये सारे तरह के व्यवहार जो हैं, ये सारे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत आएंगे। वैसे तो ये परेशानियां जो हैं वो बहुत सीरियस नेचर की नहीं है, बहुत इसके लिए गंभीर परेशानियां इनको समझ के परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टीचर के लिए, एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए ये काफी डिस्टर्बिंग चीज हो सकती है और उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सकती है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये बिहेवियर छोड़ दिया गया, इसको रोका नहीं गया, तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा और फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इस तरह के बिहेवियर की वजह से टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरी कक्षा को कैसे ठीक तरह से पढ़ाएं, और जहां पर जिस बच्चे को सच में जरूरत है कि उस पर ध्यान दिया जाए पढ़ाई लिखाई के संबंध में, उसकी जरूरत पहचानने में भी कमी हो सकती है जब इस तरह का डिस्टर्बेंस का माहौल रहेगा। इसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी बच्चों को भी पढ़ने वाला पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है क्लासरूम में। लेकिन ये जो भी बच्चे हैं जो इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये न सिर्फ दूसरों को परेशान करता है बल्कि इन बच्चों के लिए खुद भी प्रॉब्लम का कारण बनता है, क्योंकि ये खुद भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्लास में नई चीजें सिखाई जा रही हैं, उससे पूरा फायदा ये नहीं ले पाते हैं। ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, ऐसे बच्चे घरों में भी, अपने परिवार के सिचुएशन में भी इस तरह का व्यवहार अक्सर करते पाए जा सकते हैं कि वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पेरेंट्स भी इन पे पूरा ध्यान दें, हर समय उन पर फोकस करते रहें। इस तरह का व्यवहार ये घर पे भी करेंगे, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत थकावट भरा हो सकता है, बहुत थका देने वाला हो सकता है, और इसकी वजह से घर में जो भाई बहन हैं और भी जो सहोदर भाई बहन हैं बच्चे के, उनके साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे भाई बहन हैं वो ईर्ष्या रखने लगते हैं बच्चे से कि माँ बाप का पूरा ध्यान तो इसकी तरफ है और हमारी तरफ नहीं है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी फील कर सकते हैं और उनमें एक ये चेष्टा हो सकती है कि वो अवसाद जैसे लक्षण दिखाने लगे या बहुत दुखी और मायूस हो जाएं अपने आप में कि उनकी तरफ पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ऐसे बच्चे खुद को तिरस्कृत महसूस कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लग सकता है कि पेरेंट्स एक ही बच्चे को फेवर करते हैं, उसी को प्यार करते हैं, उसी को मानते हैं। तो ये समस्या अब सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि उसके भाई बहनों को भी ये नेगेटिव तरह से प्रभावित कर रही है। एक और समस्या जो यहाँ देखने में आती है कि इस तरह के व्यवहार से टीचर्स हतोत्साहित होते हैं, जो शिक्षक या शिक्षिका हैं वो हतोत्साहित होते हैं, और एक बार टीचर इस हतोत्साह के लक्षण दिखाने लगे, जैसे क्लास में बहुत मन से नहीं पढ़ाना, दुखी या उदास रहना, इस तरह का अगर बिहेवियर टीचर्स दिखाने लगते हैं तो ऐसे बच्चों को और सह मिलता है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है
और वो दूसरे बच्चों को भी इस काम में लगाने लगते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने के और टीचर को डिस्टर्ब करने के काम में। वो बच्चे जो अभी तक टीचर की बात मान रहे थे, जब देखते हैं कि टीचर खुद हताश हो रहा है और परेशान हो रहा है, तो बाकी बच्चे भी उदंड व्यवहार करने लग सकते हैं, जिसकी वजह से फिर टीचर को और परेशानी महसूस होगी, क्लास को कंट्रोल करने में, पढ़ा पाने में और भी ज्यादा दिक्कतें समझ में आएंगी और वो और ज्यादा हताश होंगे, जिससे इस तरह के व्यवहार को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस निकल पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं। कुछ कारण हैं जो बैकविन एंड बैकविन और कुछ और शोधकर्ताओं ने बताए हैं कि डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आखिर क्यों करते हैं बच्चे, इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक कारण ये है कि बच्चे अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं। ऐसा खासकर उन बच्चों में देखने में मिलेगा जिनको कि रिजेक्टेड फील होता है, तिरस्कृत फील होता है, या दूसरे छोर पर अगर कहें तो जो ओवर प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जिनके माँ बाप हर समय उनके ऊपर निगरानी करते रहते हैं, उनको ओवर प्रोटेक्टेड फील कराते हैं। ऐसे बच्चे पेरेंट्स से ओवर प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं या रिजेक्टेड फील कर सकते हैं, या अपने दोस्त साथियों से, टीचर से या किसी अन्य परिवार के सदस्य से। इसकी वजह से उनकी भावनात्मक जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना, ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना महसूस हो, प्यार की भावना महसूस हो, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट उन्हें मिले, लोगों का इंटरेस्ट हो उनमें। इस तरह का व्यवहार फिर वो करने लगते हैं। ऐसे बच्चे फिर पढ़ाई लिखाई में पिछड़ने लगते हैं, और खासकर वैसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसऑर्डर्स है, जिनको पढ़ने लिखने की तकलीफ है, कुछ तरह की प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, जो एक दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लर्निंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे वो इसलिए भी ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई से बचना है, क्योंकि उन्हें वो करने में तकलीफ हो रही है, उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उससे वो बचने के लिए, उससे बच के भागने के लिए इस तरह का दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला व्यवहार या दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने वाला व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा कारण कि वैसे बच्चे डिसरप्टिव बिहेवियर ज्यादा करते हैं जिनके परिवार का माहौल ऐसा है जहां डिसिप्लिन को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जहां अनुशासन को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वहां अनुशासन को अच्छा नहीं माना जाता। यानी अच्छा नहीं मानने की बात नहीं है, यानी घर पे अगर बच्चे खुराफात कर रहे हैं, उधम कूद कर रहे हैं, शांत नहीं है जब उन्हें होना चाहिए, तो माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें डांटते नहीं, उन्हें समझाते नहीं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई रोक टोक नहीं दी जाती। तो इस तरह का बिहेवियर फिर बच्चे स्कूल में भी अपने क्लासरूम में करने लग जाते हैं। इसके अलावा वो चेक करना चाहते हैं इस तरह का व्यवहार करके कि किस हद तक हम बदतमीजी या परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, कितना करना मुझे अलाउड है, कितने तक की मुझे परमिशन है। ऐसा तब भी होगा जब कोई टीचर एक तरह के खुराफाती या शैतानी व्यवहार को एक परिस्थिति में माफ कर दे और दूसरी परिस्थिति में उसकी परमिशन नहीं दे कि नहीं करना है। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि मुझे कब इस तरह का व्यवहार करना अलाउड है और कब नहीं है। तो इस तरह की खुराफाती चीजें करके वो देखना चाहते हैं कि कितना करने तक मुझे परमिशन मिल जाएगी, मुझे माफ कर दिया जाएगा, और किस हद तक जाने के बाद ये पनिशमेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो वो अपने लर्निंग के लिए भी इस तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि सीमा क्या है इसकी, कहां तक हम इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, कितना ये अलाउड है। जो बच्चे बिल्कुल मोटिवेटेड ही नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, उनमें अभिप्रेरण की कमी है, शिक्षण कार्य उनको नहीं पसंद आता है, ऐसे बच्चे भी डिसरप्टिव बिहेवियर शो करते हैं। उन्हें लगता है कि खराब व्यवहार करना ज्यादा अच्छा है अपना काम करने से, तो खराब व्यवहार करके दूसरों का ध्यान अपनी ओर उलझाए रखना है ताकि काम नहीं करना पड़े। कुछ बच्चे आत्मग्लानि महसूस कर सकते हैं, उन्होंने कोई गलतियां की हैं, उसके लिए वो ग्लानि महसूस कर सकते हैं और इसलिए वो खराब व्यवहार करते हैं, डिस्टर्बिंग व्यवहार करते हैं, ताकि उन्हें सही पनिशमेंट मिल सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पनिशमेंट के हकदार हैं, उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया है और मान लीजिए पनिशमेंट उस चीज के लिए नहीं मिली, तो जानबूझ के खुराफाती व्यवहार करेंगे जिससे उन्हें पता है कि पनिशमेंट मुझे मिलेगी, और जब पनिशमेंट मिलती है तो उन्हें लगता है कि हाँ अब
मुझे ग्लानि कम हो रही है क्योंकि मैंने गलती की, तो मुझे किसी न किसी रूप में पनिशमेंट मिल गई, सजा मिल गई। कुछ बच्चे जो ये सीख जाते हैं कि डिसरप्टिव बिहेवियर अगर हम करेंगे तो हम कोई चीजें या कुछ तरह की परिस्थितियां जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें परेशान करती हैं, उनसे हम बच सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टेस्ट है क्लास में और उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि फ्रेंड्स वगैरह उन्हें चिढ़ाए नहीं उनके मार्क्स को लेके, या कोई और चीज के लिए फ्रेंड्स उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, या कोई और परिस्थिति है जो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए, उससे बचकर भागने के लिए इनका एक जरिया होता है खराब व्यवहार करना, डिस्टर्बिंग व्यवहार करना। कभी कभी बच्चे क्लासरूम में अपना कंट्रोल जमाने के लिए, अपना नियंत्रण जमाने के लिए और बच्चों के ऊपर इस तरह का डिसरप्टिव बिहेवियर करते हैं। कुछ बच्चों में ये दिक्कत हो सकती है कि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में समस्या होती है, तो इसलिए वो डिसरप्टिव व्यवहार करते हैं ताकि वो अपनी भावनाओं को दूसरे रूप में प्रकट कर सके, अपना आक्रोश, अपनी दुख या कुछ भी और चीजें जो है वो दूसरे रूप में जाहिर कर सकें, इसलिए भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जैसी जरूरत है, जो सामाजिक कौशल होना चाहिए व्यक्ति में कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करें, कैसे बातचीत करें, कैसे सामाजिक संबंध बनाएं, उनमें उन स्किल्स की, उन कौशलों की कमी हो सकती है। कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी वो डिसरप्टिव हो जाते हैं। एक और समस्या जो देखी गई है बच्चों में, जिसका आप नाम जानते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में हम ADHD कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बच्चे खुराफाती व्यवहार में लगते हैं। इस व्यवहार में, इस विकार में आप देखते हैं लक्षण कैसे आते हैं। अटेंशन डेफिसिट के, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एकाग्रचित होकर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता या कोई और गतिविधि भी नहीं कर पाता है। उसका ध्यान बहुत जल्दी जल्दी भटकता है एक चीज से दूसरी चीजों पर। और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट करते हैं, जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट वो शो करते हैं। तो इस तरह की परेशानी जो है, इसका कारण न्यूरल लेवल पर भी हो सकता है, न्यूरॉन्स के लेवल पे भी हो सकता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकता है, जिसके कारण इस तरह की दिक्कतें आती हैं और ADHD बच्चे में डायग्नोज होता है। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि इस तरह का दिमाग के लेवल पर, न्यूरॉन्स के लेवल पर कोई समस्या आ रही हो, स्नायु विकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में ADHD वाले सिम्टम्स आएंगे। जैसे अगर जीवन में बहुत ज्यादा तनाव आ गया, बहुत स्ट्रेस आ गया, कोई क्राइसिस का पीरियड आ गया, कुछ घर पे बहुत बड़ी समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, बच्चे में कुछ एलर्जी हो अगर किसी चीज के लिए, पेरेंट्स जो है उनका पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सही तरह का नहीं है, वो बच्चे को सही नियम कायदे नहीं सिखाते, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म की लाइफ नहीं है बच्चे की, तो ये सारे भी कारण बन सकते हैं जब कोई बच्चा ADHD के लक्षण दिखाएगा। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोटर एक्टिविटी, मतलब फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे जो रहेंगे वो फिजिटिंग करते रहते हैं। फिजिटिंग मतलब वो एक जगह पर निश्चिंत होकर बिल्कुल शांत तरह से बैठ भी नहीं सकते, वो बैठे भी हैं तो वहां पर हिलते डुलते बिल्कुल रहेंगे, मतलब बेवजह का, जिसका कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस तरह का भी वो मूवमेंट हर समय करते रहते हैं। साथ ही उनका ध्यान हमेशा दूसरी चीजों पर जाता रहता है, कोई भी चीज उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है कि वो उसको छुएं, उसको देखें, उसको तोड़ें, उसको पलट दें, फेंकें, इस तरह का उनको बार बार अंदर से इच्छा होती रहती है चीजों के साथ करने के लिए। हाइपर एक्टिविटी के साथ जो अटेंशनल डेफिसिट आता है, मतलब ध्यान नहीं दे पाने की कमी, अवधान जिनका खराब होता है, एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ये दोनों चीजें लिंक हैं, हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिसिट लिंक पाई गई है। जिस तरह हाइपर एक्टिविटी शारीरिक मूवमेंट को लेकर है,
अटेंशन डेफिसिट मान सकते हैं एक तरह से मानसिक मूवमेंट को लेकर है। इनका दिमाग बहुत भटकता रहता है, एक चीज से दूसरे चीज पर ध्यान बार बार जाता रहता है। ये ध्यान देकर एक चीज पर फोकस करके अपना काम नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनका ध्यान भटक जाता है किसी चीज से। इसीलिए ऐसे बच्चे कोई काम सही से पूरा नहीं कर पाते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, आक्रामक और आवेशात्मक व्यवहार दिखाते हैं। अनुशासनहीनता भी इनमें इसी वजह से दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स को खासकर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में जो भी व्यवहार इस तरह के दिख रहे हैं उसको हमेशा हाइपर एक्टिव लेबलिंग ना कर दें कि हाइपर एक्टिव बच्चा है, बहुत ज्यादा चंचल किस्म का बच्चा है। हो सकता है कि वहां पर मुख्य कारक हो ध्यान केंद्रित न कर पाना किसी चीज पर, जिसकी वजह से इस तरह का व्यवहार दिख रहा है, इस तरह का डिसरप्टिव बिहेवियर देखने में आ रहा है। ऐसे टीचर्स को चाहिए कि बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करें कि घर पर बच्चे का व्यवहार कैसा रहता है, खासकर उसके सोने के पैटर्न के बारे में बात करें। जिन बच्चों में इस तरह की समस्या होती है वो अक्सर अच्छी नींद नहीं ले पाते एक आम बच्चे की तरह, और उनकी नींद की आवश्यकता भी एक आम बच्चे से कम ही होती है। जहां एक आम बच्चे को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होगी पूरी तरह से फ्रेश फील करने के लिए, ऐसे बच्चों को शायद 4 या 5 घंटे में ही नींद उनकी पर्याप्त पूरी हो जाती है। स्कूल का परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी की वजह से प्रभावित होता है। ऐसे बच्चे कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम सही से नहीं कर पाते और मोटर मूवमेंट जो करना है वो भी सही से नहीं कर पाते, खासकर ड्राइंग, लिखना, ठीक से एक जगह बैठना, इस तरह के काम वो नहीं कर पाएंगे। जो फाइन मोटर स्किल्स है, जहां पर उंगलियों का इस्तेमाल करना है, छोटे मूवमेंट्स जहां पर करने हैं, वो सही से नहीं कर पाएंगे। बड़े मूवमेंट जो है शारीरिक बॉडी के मूवमेंट्स जैसे कूदना, चढ़ना, दौड़ना, ये सब काम वो आसानी से कर लेते हैं। इसी वजह से ऐसे बच्चों में हैंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम पाई जाती है, इनकी हैंड राइटिंग भी काफी खराब होती है। ऐसे बच्चों में अपनी इमेज को लेके, अपने बारे में उनकी का जो विचार है वो भी प्रॉब्लम का कारण बनता है, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कतें आती हैं। वो अंदर से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत ही कुंठित फील करते हैं, बहुत ही कुंठा महसूस करते हैं अपने अंदर, और उन्हें एक बंधन सा महसूस होता है कि स्कूल में उन्हें क्यों एक जगह बिल्कुल टिक कर बैठना है एक निश्चित समय तक और एक निश्चित काम निश्चित समय में करना है। तो उन्हें इससे कुंठा और परेशानी महसूस होती है, और ये भी एक पढ़ाई न कर पाने का और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो करने का मुख्य कारण है। अगला जो बिहेवियर हम देखते हैं, जो प्रॉब्लम बिहेवियर कहा जाएगा स्कूल के बच्चों में, वो है हद से ज्यादा शर्मीलापन, बहुत ज्यादा रिजर्व रहना और अकेलापन महसूस करना, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जो पकड़ में आने में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स भी समझते हैं कि बच्चा अच्छा बच्चा है और ओबीडियंट बच्चा है, टीचर की बात सुनने वाला बच्चा है, और इसको अच्छे तौर पे देखा जाता है, न कि नेगेटिव तौर पे। तो इन पर उतना ध्यान नहीं जा पाता जितना वैसे बच्चों पे जो डिस्ट्रप्टिव व्यवहार करते हैं। कैप के अनुसार जो बच्चे शर्मीले होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं वो काफी स्लो होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में। वो चाहते भी नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं होती कि सामाजिक संबंध बनाए दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से, और उनके अंदर सामाजिक संबंध बनाने का कौशल, वो स्किल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने पर ही निर्भर होकर रह पाते हैं। उनके पास ही जो संसाधन और सुविधाएं हैं या जो काम वो खुद कर सकते हैं, सिर्फ खुद पर ही वो केंद्रित होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से और भी उनका ध्यान दूसरी चीजों से हटता है और दूसरों के साथ वो रिलेशंस नहीं बना पाते। कभी कभी वो अपने निजी जीवन में ही खो जाते हैं और दिवा स्वप्न में लग जाते हैं, कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं और उसी में खोए रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, उनका दिमाग क्लास में नहीं लगता। ऐसे बच्चों को जरूरत है कि इन्हें सोशल स्किल्स सिखाई जाए। पहले तो इनकी पहचान समय पर होनी जरूरी है और फिर इन्हें सोशल स्किल्स सिखाया जाए ताकि ये खुद पर जो फोकस कर रहे हैं उसको बनाए रखें, पर कैसे इन्हें दूसरों से इंटरेक्ट करना है और सिर्फ अपने ही निजी दुनिया में, अपने ख्यालों की दुनिया में, दिवा स्वप्न में
खोकर नहीं रह जाना है, इसकी ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो क्लास से बिल्कुल खुद को अलग थलग करके रहते हैं, उनमें खराब सेल्फ इमेज डेवलप होने का खतरा रहता है। वो अपने बारे में एक गलत ओपिनियन और राय बना लेते हैं, अपने बारे में गलत धारणा बनाकर चल सकते हैं, और ये डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है, अवसाद का भी कारण बन सकता है। ऐसे व्यवहार का एक मुख्य कारण घर पर माता पिता के बीच या और जो भी वयस्क हैं उनके बीच खराब संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे क्लास में या घर पे डिसोबीडियंट नहीं होते, बहुत अनुशासन में रहने वाले बच्चे होते हैं, इसलिए टीचर का इन पर जल्दी ध्यान नहीं जाता है, कोई ये प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करते हैं तो पेरेंट्स का या काउंसलर्स का भी ध्यान इन पर जल्दी नहीं जाता है कि इन्हें भी आवश्यकता है डिसरप्टिव बिहेवियर करने वाले बच्चों की ही तरह कि इन्हें कुछ हेल्प और सपोर्ट मिले ताकि ये अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर पाए। बैकविन और बैकविन के अनुसार जो बच्चे इस तरह शर्मीले स्वभाव के या अलग रहने वाले होते हैं, उन्हें अगर खुद पर ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे समय के साथ वो सक्सेसफुल एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने आगे के जीवन में। लेकिन अगर सही समय पर इनकी पहचान हो सके और इन्हें हम हेल्प कर पाए कि ये अपना बेहतर सेल्फ इमेज बना पाए और अपनी भावनात्मक समस्याओं से उबर पाए, तो इनका एडजस्टमेंट लाइफ के साथ और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो शर्मीले बच्चे होते हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए टीचर को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसे बच्चे भावनात्मक परेशानियां महसूस कर सकते हैं जो उनके सेल्फ इमेज को और नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बच्चे अकेलापन महसूस करेंगे क्योंकि अपने ग्रुप से वो कटे हुए रहते हैं, उनके दोस्त साथी बहुत नहीं होते हैं, और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी महसूस होती है और एंग्जाइटी भी महसूस होती है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा इस तरह का महसूस कर रहा है तो हो सकता है कि उसके माता पिता में से किसी एक अभिभावक की मृत्यु हो गई हो, या कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस बच्चे के जीवन में था वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चला गया हो, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया हो, उनका अलगाव हो गया हो सकता है घर में लड़ाई झगड़े का बहुत ज्यादा माहौल हो, अगर उन्हें बार बार स्कूल बदलने पड़ रहे हैं, कई नई जगह वो लोग जाकर बस गया है उनकी फैमिली, या स्कूल बदलना पड़ रहा है, अक्सर कई पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो अक्सर स्कूल चेंज करने पड़ते हैं, शहर चेंज करने पड़ते हैं, तो बार बार एक नए सिरे से एडजस्ट करने के लिए उनको जड़ों से उखाड़ कर एक नई जगह रोक दिया जा रहा है और वहां पर उन्हें डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है, और जब तक से वो एडजस्ट होंगे तब तक से हो सकता है फिर उन्हें कहीं और सेटल होना पड़े। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चों में। किसी दोस्त से अलगाव हो गया हो, या कोई उनका पेट जानवर जो था घर पर, डॉग या कैट जिससे वो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, उसकी मृत्यु हो गई हो, या उनके दोस्त साथी उन्हें हमेशा ही तिरस्कृत करते रहते हो, या कुछ और तरह के शुरुआती जीवन में उनके बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस खराब तरह के हुए हो, कुछ ऐसे खराब अनुभव मिले हो जिसकी वजह से बच्चे बहुत रिजर्व रहना सीख जाते हैं, बहुत अकेले रहना सीख जाते हैं, लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। ऐसे बच्चे जो रहते हैं, जो अलग थलग रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको कई सारे अवसर नहीं मिल पाते, अवसरों से वो वंचित रह जाते हैं, खासकर वैसे अवसर जो बच्चे दूसरों से इंटरेक्ट करने पे, दूसरों के साथ ग्रुप में मिलकर कोई चीज करने में सीख पाते हैं। ऐसी अवसरों से ये बच्चे वंचित रह जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल फिर ये नहीं कर पाते। इस वजह से बुलॉक ने ये सलाह दी थी कि टीचर्स को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, इस चीज का अवलोकन करना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों की सही समय पे पहचान हो सके और उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सही माध्यम बताया जा सके ताकि ये बच्चे भी ठीक तरह से ग्रो कर सके। अगली प्रॉब्लम जो बच्चों में देखने में आती है वो है झूठ बोलने की। तो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है तब तक से वो झूठ बोलना काफी कम कर देता है या बंद कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चे वास्तविकता और कल्पना लोक में अंतर करना सीख जाते हैं और उन्हें अब तक सारे नैतिक मूल्य जो भी हैं वो भी समझ में आने लग जाते हैं।
लेकिन इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो कि बार बार झूठ बोल रहा है और अक्सर झूठ बोलता है, तो ये एक समस्या की निशानी हो सकती है। इस तरह की अगर आदत बन गई है झूठ बोलने की, तो आगे चल के जीवन में ये कई जगह परेशानी क्रिएट करती है, खासकर सामाजिक संबंधों में। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंध ज्यादातर जो भी हैं वो भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। भरोसा जान होता है उस संबंध की, और जब इस तरह के झूठ बोलने वाले व्यवहार सामने आते हैं तो बच्चे का अपने माता पिता से, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से, अपने दोस्तों से भरोसा टूटने लगता है। जैसे ही बाकी लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, तो वो भरोसा टूट जाता है वहां पर। फिर अगर बच्चा इम्प्रूव भी कर जाए और झूठ बोलना बंद भी कर दे एक समय के बाद, तो भी लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वो जब भी कोई चीज सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये झूठ ही होगा, सच नहीं होगा। ऐसे में बच्चे को ये ट्रस्ट फिर से जगा पाना, ये भरोसा फिर से उस संबंध में वापस ला पाना एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, जो जीवन में अलग अलग पड़ाव पर समस्या पैदा कर सकती है। बैकविन एंड बैकविन ने झूठ बोलने को इस तरह से परिभाषित किया है कि डेलिबरेट डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रूथ इन ऑर्डर टू मिसलीड अदर्स, जानबूझकर सच को तोड़ना मरोड़ना ताकि दूसरों को गुमराह किया जा सके। यहां पर अगर ऐसे व्यवहार को हम रोकेंगे नहीं, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह की आदत वयस्क जीवन में भी आगे चलती जाएगी और ये बहुत ही खराब परिणाम लेकर आएगी। बच्चे जो होते हैं उनमें जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही वैसा झूठ होता है जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, और वो अक्सर इसलिए हो पाता है क्योंकि छोटे बच्चे कल्पना लोक में और हकीकत में ठीक से अंतर नहीं जान पाते। इसीलिए कभी आप बच्चे को ये कहता सुन सकते हैं कि मैंने शेर देखा गार्डन में, जो कि पता है कि वो सच नहीं है, वो उसकी कल्पना में था। लेकिन छोटे बच्चे कल्पना कहाँ खत्म हो रही है और हकीकत कहाँ शुरू हो रही है, वास्तविकता कहाँ शुरू हो रही है, इसके बीच में बहुत सफाई से अंतर नहीं कर पाते हैं, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो छोटे बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो वो जानबूझकर बोला हुआ झूठ या सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ दूसरों को गुमराह करने के लिए ऐसा हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है। बैकविन और बैकविन ने कुछ अलग अलग प्रकार के झूठ बताए हैं कि इतने प्रकार के झूठ होते हैं। जैसे पहला है लाइज ओरिजिनेटिंग इन द लर्नर्स फैंटेसी वर्ल्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चा अपनी कल्पना लोक में जो चीजें सोचता है या इमेजिन करता है उस चीज को वो सच मान लेता है, क्योंकि दिमाग में ही उसकी कल्पना की भी चीजें हैं और दिमाग में ही हकीकत की भी चीजें हैं, और दोनों मिल जाती हैं। उसको अंतर नहीं पता चलता कि सच क्या था और क्या मैंने सिर्फ कल्पना की थी। तो इस तरह की झूठ जो होते हैं वो छोटे बच्चे बोलते हैं, अक्सर 5-6 सालों से छोटे उम्र के बच्चे इस तरह के झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो सच में और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे झूठ कोई नुकसान नहीं करते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पर महसूस करवाना चाहिए कि ये उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरह का झूठ होता है इमिटेटिव लाइज। इमिटेट करना यानी नकल करना। तो जहां बच्चे बड़ों को झूठ बोलता देखते हैं तो वहां पर वो वैसे नकल करने की कोशिश करते हैं और चीजों को, सच को छुपाकर, आधा सच बोलकर या सच को तोड़ मरोड़ कर झूठ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चे बड़ों को देखकर इस तरह के झूठ बोलना सीखते हैं और फिर इतनी आदत में ये उनके शामिल हो जाता है कि फिर वो इस चीज में अंतर नहीं कर पाते कि सच क्या था और झूठ क्या था। लाइज दैट मैग्नीफाई और ब्लो अप रियलिटी, कुछ इस तरह के झूठ जो सच को ही बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, बहुत गुना उसको बढ़ाकर दिखाएं। तो बच्चे अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पे सिखाना चाहिए कि वो वही चीजें बताएं या दूसरों से शेयर करें जो कि एक्यूरेट है, सटीक है, जितना है उतनी ही मात्रा में बताएं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलें। अगला टाइप है हैबिचुअल एंड सोशल लाइज।
इसको व्हाइट लाई या सफेद झूठ भी कहते हैं, जो कि तुरंत मौके पर जहां जरूरत है तुरंत बना लिया जाता है अपनी जरूरत के हिसाब से, ताकि बच्चा समस्या से बच सके। जैसे एक बच्चा कह सकता है कि मेरी तो बुक स्कूल में ही छूट गई या होमवर्क की कॉपी स्कूल में ही छूट गई, ताकि घर पे उसको पेरेंट्स होमवर्क करने के लिए बाध्य नहीं करें। बड़े व्यक्ति भी जो हैं, वयस्क भी जो हैं, अपने जीवन में अक्सर इस तरह के झूठ बोलते हैं और कई बार बच्चों को भी उस झूठ में शामिल करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अचानक से दरवाजे पर आ गया, उसने घंटी बजाई और बहुत सही समय नहीं है पेरेंट्स के लिए, और फोन की घंटी बज गई या दरवाजे की घंटी बज गई, तो बच्चे से पेरेंट्स कह देते हैं कि जाकर बोलाओ कि पापा मम्मी घर पे नहीं है। तो इस तरह बच्चे भी सीखते हैं कि अपनी जरूरत के, अपने सुविधा के हिसाब से हम झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। अगला टाइप होता है डिफेंसिव लाइज। यहां पर बच्चा कोई पनिशमेंट से बचने के लिए, किसी प्रकार की सजा से बचने के लिए झूठ बोलता है। जब उसे पता है कि उसने कोई नियम तोड़ा है और उसे सजा मिलेगी, तो उस सजा से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए वो इस तरह के झूठ बोल सकता है। ऐसे में फिर क्या होता है कि पेरेंट्स या दूसरे वयस्क जो हैं वो समझ नहीं पाते कि हाँ गलती कहाँ है और किसकी है, और फिर बच्चा पनिशमेंट से बच जाता है। कुछ बच्चे इस हद तक झूठ बोलते जाएंगे जबकि पूरे सबूत उनके खिलाफ हैं और साफ बता रहे हैं कि हाँ गलती उन्होंने ही की है, तब भी वो लगे रहते हैं और निरंतर नकारते ही रहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके साथ के और बच्चे हैं वो भी और झूठ बोलने लग जाते हैं और उनकी बात को सपोर्ट करने लग जाते हैं। बैकमैन और बैकमैन कहते हैं कि इस तरह का जो झूठ है ये सिर्फ एक कायर का तरीका है, कायरता भरा तरीका है परेशानी से बचने के लिए। बच्चे कभी कभी दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए पनिशमेंट से, डांट से या किसी और चीज से, खासकर अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अगला प्रकार है लाइज एज पार्ट ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। बच्चे झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, खासकर वयस्कों का। जैसे वो कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये काम जो मुझे दिया गया था पूरा कर लिया। उन्हें पता है कि बड़े लोग इस चीज को नहीं मानेंगे और उनको शायद पनिशमेंट मिल सकती है झूठ बोलने के लिए, फिर भी वो प्रयास करते हैं कि हाँ बड़ों को नाराज नहीं करें, कैसे उनके मन की बात कहें, जो वो सुनना चाहते हैं वो हम कैसे कहें। कई बच्चे मिसबिहेव करते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जैसा हमने डिसरप्टिव बिहेवियर वाले केस में देखा था। अगला प्रकार है लाइज एज रिवेंज। बच्चे बदला लेने के लिए भी झूठ बोलते हैं और अक्सर ये बदला पेरेंट्स से या टीचर से लेना हो सकता है, जहां पर वो उनसे नाराज तो हैं लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं, छोटे बच्चे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो वहां पर बदला लेने के लिए बच्चे झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो झूठ बोलेंगे तो बड़ों को क्रोध आएगा, उनको गुस्सा आएगा। तब उन्हें लगता है कि हाँ वो इतना तो कर ही सकते हैं, जो पेरेंट्स उन्हें नहीं बिलीव कर रहे हैं या उन्हें पनिश कर रहे हैं गलत तरीके से, या कुछ ज्यादा ही उनके साथ स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा कड़ाई बरतते हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि हम अगर उन्हें चिढ़ाएं, परेशान करें, तंग करें तो ये बदला लेने जैसा हो गया। अगले तरह का जो झूठ होता है उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी लाइज। कभी कभी कंपेंसेट करने के लिए बच्चे झूठ बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर वो फेल हो रहे हैं, कहीं पर उन्हें निराशा हाथ लग रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हार का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पता है कि माँ बाप की उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स की बहुत अपेक्षाएं हैं, तो वहां पर वो कंपेंसेट करने के लिए झूठ बोलते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को मेंटेन करने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ को एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं कि हमसे क्यों गलती हो गई या हम क्यों नहीं कुछ अचीव कर पाए। जैसे अगर किसी बच्चे के मैथ्स में बहुत खराब मार्क्स आए तो वो घर पे जाके बोल सकता है कि ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं गया था, टीचर ने ये चीज पढ़ाई ही नहीं थी और क्वेश्चंस इसी से दे दिए थे। वो बड़ों के सामने नहीं स्वीकारना चाहते हैं कि उनमें कमी रह गई या उनसे गलती हो गई, उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कमी थी। अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उनकी नजरों में और अपना आत्मस्वाभिमान बचाने के लिए वो इस तरह के झूठ बोलते हैं। लेकिन ऐसे झूठों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि
अगर बच्चे इस तरह के झूठ अक्सर बोल रहे हैं तो कुछ समय बाद वो उसी को हकीकत मानने लग जाते हैं और उसी के हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हो सकता है एक बच्चा जो बार बार इस तरह का झूठ बोलता हो खराब मार्क्स आने के लिए कि पढ़ाया नहीं गया, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, टीचर एब्सेंट रहती हैं, या मेरी बुक खो गई है, किसी ने चुरा ली है, अगर इस तरह की बार बार चीजें बोल रहा है, कंपेंसेटरी लाई यूज कर रहा है अपनी गलतियों को ढकने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, तो कुछ समय बाद बोलते बोलते वो इसी को सच मान बैठेगा, हकीकत मान बैठेगा और शायद वो प्रयास करना ही छोड़ देगा ये मान के कि उसके हाथ में चीजें हैं ही नहीं, बाहरी कारकों की वजह से सब परेशानियां हो रही हैं, परिणाम खराब आ रहे हैं। तो ऐसे झूठ बच्चे जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगले प्रकार का झूठ है lying in support of an antagonistic attitude। कभी कभी बच्चे किसी से विरोधी स्वभाव या विरोधी भावना रखते हैं अगर किसी के लिए, तो उससे बचने के लिए भी झूठ बोलते हैं। और ये चीजें अक्सर बड़ों से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक टीचर है जो किसी बच्चे को पसंद नहीं करती है, और अगर बच्चे ने बोला कि मुझे लंच ब्रेक में मैडम आपसे कुछ काम है, मुझे कुछ चीजें आपसे सीखनी है, पढ़नी है, कुछ पूछना है, और टीचर अगर बोल दे कि नहीं नहीं मेरे पास काम है, आप मेरे पास मत आइएगा, पर बच्चे ने अगर देख लिया कि हाँ लंच ब्रेक में तो मैम आराम से स्टाफ रूम में बैठ के चाय पी रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि टीचर ने इस तरह इसलिए बोला क्योंकि उनका मेरी तरफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरी उनको परवाह नहीं है, और इस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया। तो बच्चे भी इस तरह का काम करने लगते हैं, जिन पर लोगों को वो अवॉइड करना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है, अगर वो कोई काम कहेंगे, कोई चीज बोलेंगे, तो बच्चे इस तरह का झूठ बोल देंगे कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या कुछ अलग अलग तरह के। तो इस तरह का झूठ भी बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं कि जब किसी से अच्छा विचार ना हो, किसी के बारे में अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, अच्छा एटीट्यूड ना हो, किसी की तरफ विरोधी स्वभाव हो, और ऐसे व्यक्ति कुछ काम की डिमांड करें या कोई चीज पूछे करें, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि आप हेल्प नहीं करना चाहते पर सामने से सीधे सीधे ना भी नहीं बोलना चाहते, तो आप कुछ झूठ बना दें वहां पर। अगला प्रकार जो है वो है पैथोलॉजिकल लाइन। पैथोलॉजिकल लायर्स जो बच्चे होते हैं, मतलब इतना झूठ बोलते हैं कि वो पैथोलॉजी या विकार की निशानी है। ये बच्चे झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं, सच को इतना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं कि वहां पर उससे जहां जरूरत नहीं भी है, जहां वो झूठ बोलने से कोई भी हानि नहीं होने वाली है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, वहां भी झूठ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। और ऐसे झूठ बोलने वाले बच्चों को हम बहुत ज्यादा, जो बच्चे इस तरह के झूठ बोलते हैं जहां कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई सच बोलने से नुकसान नहीं होने वाला, फिर भी वो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनको हम पैथोलॉजिकल लायर्स बोलते हैं। बैकविन और बैकविन के अनुसार पैथोलॉजिकल लाइन अक्सर एडोलेसेंस के फेज में यानी किशोरावस्था में शुरू होती है, और इसके साथ धीरे धीरे फिर और भी खराब चीजें जुड़ती जाती हैं, जैसे चोरी करना, बाल अपराध, घर से या स्कूल से भाग जाना इत्यादि। अगला प्रॉब्लम बिहेवियर जो स्कूल के बच्चों में दिखेगा वो है स्टीलिंग या चोरी करना। वोल्फे के अनुसार स्टीलिंग सबसे कॉमन तरह की परेशानी है जो स्कूल के बच्चों में दिखती है, और कम या ज्यादा लगभग 5% स्कूल के बच्चे जो हैं, जो छोटे क्लासेस में हैं, उनमें ये प्रॉब्लम दिखती ही है, चोरी की समस्या दिखती ही है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और तब भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, चोरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आने लगता है, उसका एक पार्ट हो जाता है। चोरी के अलावा बाल अपराध में और भी चीजें आती हैं, डकैती करना, फिजिकली लोगों पर अटैक करना, उनको शारीरिक तौर पे चोट पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, संपत्ति को नष्ट करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, स्कूल से भाग जाया करना, और सेक्सुअल मिसबिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर जो कि सेफ सेक्सुअल बिहेवियर नहीं माना जाएगा या उस एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, उस तरह का बिहेवियर, ये सारी चीजें बाल अपराध के अंतर्गत आएंगी। बार्कर के अनुसार और बैकविन के अनुसार ज्यादातर बच्चे जो इस स्टेज में होते हैं वो कोई चीज वैसी ले लेते हैं दूसरों की जो कि उनकी अपनी नहीं है, वो दूसरों से ले लेते हैं। अक्सर बच्चे ये करते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा इस तरह से करता ही है, लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार बना रह रहा है
कि जो बच्चे की अपनी चीजें नहीं है उसको भी वो ले रहे हैं, जिसको चुराना कहेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम का इशारा है, किसी समस्या का, व्यवहारात्मक परेशानी का इशारा हो सकता है। रिच और बोल्बी के अनुसार देखा गया है कि चोरी और वैसे बच्चे जो मां से कम उम्र में अलग हो गए हैं, इसके बीच में एक घनिष्ठ सहसंबंध पाया गया है। देखा गया है कि वैसी माएं जो बच्चों को तिरस्कृत करती हैं और खासकर वैसे परिवारों से होती हैं जहां पे बहुत अच्छे परिवारों से नहीं है, मतलब लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वैसे परिवारों से हैं, और पेरेंट्स उनको रिजेक्टिंग बिहेवियर दिखाते हैं, तिरस्कृत करते हैं बच्चों को। खासकर माएं जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, रिजेक्ट करती हैं उनको, ऐसे बच्चों में चोरी के मामले ज्यादा देखने में आते हैं। चोरी के अलावा कुछ और तरह के भी विकार जो बच्चों में देखने आते हैं जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, कुछ व्यवहारात्मक समस्याएं, और पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम्स, कमी, फेल होना, ये सारी चीजें भी जो है लिंक है एक दूसरे से। एडोलेसेंस के फेज में जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो उनके लिए चोरी करना एक तरह से अपनी शान, अपनी मर्दानगी दिखाना या एक अवार्ड की तरह से उन्हें समझ में आता है कि हाँ, मैं ये चीज करके इससे बच निकला, पनिशमेंट मुझे नहीं हुई, मैं ये करके इस काम से बच सकता हूँ, इसका कुछ नेगेटिव परिणाम नहीं होगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नहीं भुगतने पड़ेंगे, ये चीजें दर्शाती हैं। कुछ स्टडीज में दिखाया गया कि कुछ किशोर वय के बच्चे जो कि कारें चुराते थे, कार्स को चुराते थे, उनमें देखा गया कि उनके घर में पेरेंट्स का ऐसा पैटर्न था कि माँ परवाह नहीं करती थी बच्चे की, और फादर ऐसे थे कि वो बच्चे को बहुत ज्यादा पनिश करते थे, बहुत सजा देते थे। ऐसे घरों में वहां के किशोर वय के बच्चों में स्टीलिंग का बिहेवियर बहुत ज्यादा देखा गया। वोल्फे बताते हैं कि कुछ बच्चे कंफर्ट स्टीलिंग भी करते हैं। कंफर्ट स्टीलिंग दोनों ही सेक्सेस में बराबर मिलता है, मेल और फीमेल दोनों ही लोग कंफर्ट स्टीलिंग करते हैं। कंफर्ट मतलब आराम महसूस करने के लिए चोरी करना। ऐसा कब होता है? जब बच्चा किसी वजह से फील कर रहा है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते, उसको उसके प्रति क्रोध है, या उसको बहुत डर है कि मुझे लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, और उसके अंदर बहुत ही कुंठा और आवेश और आक्रामक स्वभाव उसके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे में बच्चा चोरी करता है, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए, बेटर फील कराने के लिए इस तरह का व्यवहार करता है। क्योंकि अक्सर उसे कोई चीज अगर नहीं मिल रही है जो वो चाहता है, जो पसंद करता है, जैसे कोई खिलौना हो गया, कोई खाने की चीजें हो गई, जो उसे नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो वो खुद को बेहतर फील कराने के लिए, क्योंकि वो कुंठित होता है, क्रोध महसूस करता है पेरेंट्स की तरफ जो उसे चीजें नहीं दिला पा रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए भी वो चोरी कर सकता है। ऐसी चोरी जो रहेगी उसे कंफर्ट स्टीलिंग का हम नाम देते हैं। कुछ और भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं चोरी के पीछे जो आपको लिटरेचर में मिलेंगे। जैसे अगर अन्ना फ्राइड की बात करें, जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा जब माँ के पर्स से पैसे चुराने लग जाता है तो ये एक इशारा है कि माँ के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, उसमें एक समरसता नहीं है, ये उसका इशारा करता है। कुछ और भी कैटेगरी है चोरी की, जैसे एक्टिंग आउट बिहेवियर पैटर्न। बच्चे बहुत ज्यादा एक्ट आउट जो करते हैं, बहुत आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं, बहुत ही एक्सप्रेस करते हैं अपने क्रोध को और गुस्से को, वो भी समझाता है कि क्यों बच्चे चोरी करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे का रिलेशनशिप माँ से अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए भी वो चोरी का काम कर सकता है कि एटलीस्ट इसी बहाने माँ डांटेंगी, बात करेंगी मुझसे। अगर माँ कोई ऐसी है जो बच्चे की तरफ बहुत ध्यान नहीं देती, बहुत नेग्लिजेंट है, तो बच्चे इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। एग्रेशन के तौर पे कर सकते हैं, ये भी एक आक्रामक व्यवहार जाहिर करने का तरीका है कि किसी का कुछ सामान चुरा लेना ताकि वो व्यक्ति हर्ट फील करे, परेशान हो। ये भी एक बदला लेने का और आक्रामक व्यवहार दिखाने का तरीका हो सकता है। कभी कभी जैसा हमने देखा था पहले के केस में कि बच्चे फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें किसी बात के लिए ग्लानि होती है, किसी गलती के लिए उन्हें लगता है मुझे उसकी सजा नहीं मिली, मुझे मिलनी चाहिए थी, मैंने गलत काम किया,
और उस केस में भी बच्चे चोरी करते हैं कि उन्हें किसी तरह से पनिशमेंट मिले, ताकि उन्हें फिर अपने बारे में अच्छा महसूस हो कि हाँ मैंने गलती की और मुझे किसी न किसी रूप में पनिशमेंट मिल गई। पेरेंट्स और टीचर्स जब भी बच्चों को देखें, इस तरह के बच्चे जो चोरी करते हैं, तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उसके लिए इस तरह के शब्द न इस्तेमाल करें जैसे चोर। इस तरह का वर्ड उसके लिए नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये समस्या को और बढ़ाएगा घटाने के बजाय। और जब तक बच्चे के नैतिक मूल्य जो है उसने पूरी तरह सीख नहीं लिए हैं, पूरी तरह आत्मसात नहीं कर लिए हैं, तब तक इस तरह की परेशानियां जो है चोरी की, उसे बहुत ही देखभाल के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाना जरूरी है। बैकविन और बैकविन के अनुसार ये कुछ कारण बताए गए हैं कि चोरियां क्यों करते हैं बच्चे। एक है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। ऐसे बच्चों में दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी, दूसरे लोगों की निजी संपत्ति के लिए कोई सम्मान की भावना नहीं होती। ऐसा तब होता है जब बच्चे ऐसे घरों में पले बढ़े हैं जहां पर इस तरह का कोई रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया गया दूसरों की चीजों के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर दो भाई बहन हैं, उनके अपने अपने सामान हैं, और अगर बहन भाई का सामान ले रही है, तो कभी कभी शेयरिंग अच्छी चीज है, पर अगर उसकी मर्जी के बिना कोई सामान ले रहा है या ले रही है, तो जहां पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि नहीं वो उसका सामान है, उसकी मर्जी से आपको लेना चाहिए, उसके बिना, उसके पूछे बिना, उसके कहे बिना आप नहीं ले सकते, वो उसकी निजी निजी चीज है, तो बच्चे ये सीखते हैं कि हाँ कोई भी सामान जो है वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बच्चों में पेरेंट्स ने सही नैतिक मूल्य नहीं सिखाए होते, तो इस तरह की प्रॉब्लम आगे चल के देखने में आ सकती है। ऐसा अक्सर वहां पर होता है जो गरीब परिवारों से लोग आते हैं, जहां पर पेरेंट्स को इतना समय नहीं है कि बच्चों पर उतना ध्यान दे सके, और शायद 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने में ही उनका समय निकल जाता है। वहां पर इस तरह की परेशानियां ज्यादा देखने में आती हैं। अगला जो कारण हो सकता है वो है ब्राइबरी, घूस लेना। तो कभी कभी बच्चे चोरी करते हैं इसलिए ताकि अपने साथ के जो दोस्त साथी हैं या सहपाठी हैं उनको घूस दे सके एक तरह से। जैसे मिठाई की दुकान से मिठाई चोरी करके अपने दोस्तों में बांट देना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे चोरी करते हैं क्योंकि उन्हें एक इंफीरियोरिटी की भावना होती है, उनके अंदर एक हीन भावना होती है किसी कारण को लेकर, और अपने दोस्त साथियों द्वारा वो एक्सेप्ट किए जाएं, इसके लिए उन्हें वो घूस के रूप में कोई चीजें चुरा कर देना चाहते हैं, जिससे कि वो पॉपुलर हो जाए, उनके बीच में लोकप्रिय हो जाए, उनके फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट करें, उन्हें पसंद करने लगे। ऐसे बच्चे अक्सर ग्लानि नहीं महसूस करते, उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती है चुराने के लिए, और जब वो चुराए होते हैं उनसे जब पूछा भी जाता है तो वो बताने से इनकार करते हैं कि उन्होंने क्या चुराया या क्यों चुराया। अगला कारण है डिजायर टू ओन समथिंग। बच्चे अक्सर इसलिए भी चुराते हैं क्योंकि वो कोई चीज हासिल करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं जो किसी और माध्यम से, किसी और साधन से नहीं उपलब्ध हो पा रही है। जैसे कुछ महंगी चीजें हो जो शायद माता पिता उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो पैसों की कमी के कारण या किसी और कारणों से, तो वैसे सिचुएशन में भी बच्चे चोरी करते हैं। अगला कारण है रिवेंज, बदला लेना। तो चोरी करना एक तरह से सेफ्टी वॉल्व जैसा होता है। पेरेंट्स के प्रति या शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति बच्चों के मन में आक्रोश होता है बहुत ज्यादा, जो वो वैसे नहीं शो कर पाते, तो वो चोरी के रूप में वो चीजों को, उन फीलिंग्स को, उन फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालते हैं। बच्चों को ऐसा महसूस हो सकता है, और ऐसा कभी कभी होता भी है, कि उन्हें लगे कि उनके साथ अन्याय किया गया है, उन्हें सही से समझा नहीं गया, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया माता पिता द्वारा या शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा। ऐसे में बच्चे बहुत ही कुंठित होते हैं, बहुत क्रोध महसूस करते हैं उस वयस्क के प्रति जिसने इस तरह का व्यवहार किया है। और इस सिचुएशन में जब वो चोरी करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ मैंने किसी तरह से उनसे बदला ले लिया, उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, और बिना किसी की हेल्प के मैंने ये चीजें चुरा ली। कभी कभी बच्चे बिल्कुल बेकार या मामूली सी चीज भी चुराएंगे, बस ये देखने के लिए कि क्या हम ये करके बच सकते हैं, क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो कभी कभी इस तरह के लिए भी, इस तरह के एक्सपीरियंसेस के लिए भी बच्चे चोरी करते हैं। अगली प्रॉब्लम जो हम देखेंगे वो है डिप्रेशन की। 6 साल के आसपास जब बच्चे होते हैं तब वो अपनी फीलिंग्स
एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं बड़ों के लिए। जैसे कि अगर उदासी का भाव उनके अंदर है, निराशा है, कुंठा है, इस तरह के कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो बड़ों की तरह ही जैसे बड़े चीजें एक्सप्रेस करते हैं, वैसे बच्चे 6 साल के लगभग में इस तरह से एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। पर उनसे छोटे उम्र के बच्चे हैं अगर, तो उन्हें सही तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करने नहीं आ पाता है। हालांकि किसी भी केस में बच्चों के अगर फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखिए, आप चेहरे के हाव भाव देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा खुश है, दुखी है, परेशान है या क्या महसूस कर रहा है। हरसोव ने जैसा बताया है कि नॉर्मल डेवलपमेंट के, नॉर्मल विकास के क्रम में ही आप देखेंगे कि बच्चे रोजमर्रा के जो उनको हताशा या निराशा या मायूसी हो रही है, या कोई नुकसान हुआ या कोई स्ट्रेस आया, तो उसके लिए वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं और चीजें सामान्य हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। लंबे समय तक बच्चे परेशान या चिंतित रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, और ये किसी समस्या का इशारा हो सकती है। अवसाद के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अनुवांशिकता हो सकती है, जीन्स में ऐसा कुछ आया हो, बचपन में कोई ऐसा आघात पहुंचा हो मानसिक तौर पर बच्चे को, कोई बहुत खराब अनुभव रहे हो, कोई ऐसी समस्या हो जो लंबे समय से चली आ रही है, उसका अभी तक निवारण नहीं हो सका, और ये सारी चीजें फिर बच्चे को अवसाद की तरफ ले जा सकती हैं। अवसाद को आमतौर पे इमोशनल डिसऑर्डर के रूप में देखा जा सकता है कि भावनात्मक विकार ये है, जहां पे बच्चा कभी कभी इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि वो अपने स्कूल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, वो अपने दैनिक जीवन से सामान्य रूप से संतुष्ट नहीं है, या इस तरह की परेशानियां जहां बच्चे को लगता है कि वो अपना पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपने पूरे कौशल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कैप ने बताया है कि बच्चों में डिप्रेशन कई तरह के व्यवहारों में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे बच्चे एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम उनको हो रही है, बच्चों में अभिप्रेरण की कमी है, मोटिवेटेड नहीं है किसी काम के लिए, उनकी सेल्फ इमेज पुअर हो गई है, अपने बारे में उनका जो विचार है वो बहुत खराब हो गया है, बहुत ज्यादा ग्लानि भाव महसूस कर रहे हैं, बहुत निराशावादी हो गए हैं, या सोने संबंधी दिक्कतें आ रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, नींद टूट रही है, कई बार कम समय के लिए सो पा रहे हैं, या खाने पीने की भी दिक्कतें दिखेंगी। यंग बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अटेंशन आज इसको दिया जा रहा है, आज के समय में बहुत इस पर फोकस है, रिसर्चर्स का भी, टीचर्स का भी, स्कूल अथॉरिटीज का भी, पेरेंट्स का भी, कि छोटे बच्चों में जो लक्षण आ रहे हैं डिप्रेशन के, उसको जल्दी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से बच्चे में आपको सामने से दिखेगा बिल्कुल कि बच्चे दुखी दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं, थके थके रह रहे हैं, और उनमें एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। इन सब चीजों की वजह से बच्चे धीरे धीरे कटे कटे से लगने लगते हैं, अलग रहना चाहते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में खेलना और कोई ग्रुप एक्टिविटी करना नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे उन्हें बिलीव होने लगता है कि वो बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है, उनमें कोई अच्छा टैलेंट या खूबी नहीं है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कभी कभी धमकी भी दे सकते हैं कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर मुख्य समस्या ये आती है कि जब तक बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, तब तक उनके दिमाग में डेथ या मृत्यु का कॉन्सेप्ट जो है, इसकी जो संकल्पना है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है। यानी उन्हें पूरी तरह से पता नहीं होता है कि मृत्यु किसे कहते हैं। वो धमकी तो दे सकते हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उन्हें सच में समझ में नहीं आता कि इसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु का मतलब होता क्या है। उनके लिए आमतौर पर मृत्यु ऐसी चीज है जो बूढ़े लोगों के साथ होती है, जो कि व्यक्ति के साथ जब हो जाती है तो व्यक्ति हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल शिथिल पड़ा रहता है। इसको वो जो रस्में वगैरह होती हैं अलग अलग धर्मों में, चाहे ताबूत हो गया, चाहे जो अग्नि संस्कार हो गया, इन चीजों से बस वो जोड़ के देखते हैं। लोगों के दुखी होने, विलाप करने, रोने धोने और सॉरी फील करने से महसूस करते हैं कि उन्हें पछतावा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इन चीजों से वो सिर्फ जोड़ के इसको समझते हैं। उनके दिमाग में अभी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह नहीं बना होता है कि मृत्यु इरिवर्सिबल है, इसको वापस पलटा नहीं जा सकता।
हर्सोव बताते हैं कि इमोशनल डिसऑर्डर्स पर जब वो अध्ययन कर रहे थे, जब शोध कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सीवियर डिप्रेशन एडोलेसेंट्स में, मतलब किशोर वय के लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है उनसे कम उम्र के बच्चों की तुलना में। और ऐसे बच्चों के माँ बाप जो होते हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और सुसाइडल फील कर सकते हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को अवसादग्रस्त देख रहे हैं। रटर और शैफर ने बताया है कि बच्चों में, एडोलेसेंट्स में जो डिप्रेशन दिखता है वो एंटी सोशल बिहेवियर से लिंक हो जाता है, वो असामाजिक कार्य करने लगते हैं, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी, अलग अलग तरह के और तरह के मानसिक विकार भी उनमें पनप सकते हैं। थॉमसन और रूडोल्फ भी बताते हैं कि डिप्रेशन और माता पिता के व्यवहार में एक सीधा संबंध पाया जा सकता है। वैसे माँ बाप जो बच्चे को सही चीजें उपलब्ध नहीं कराते, बहुत ज्यादा तिरस्कृत करते हैं, उसको सजा देते हैं बहुत कड़ी, और डिप्रेस्ड हैं या ड्रग्स का यूज करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में अवसाद डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेल्सन और क्रॉफर्ड बताते हैं कि स्ट्रेस जो होता है एडोलेसेंस के फेज में, जब इतने सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो बच्चे कभी कभी स्ट्रेसफुल फील करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, या एंजाइटी वगैरह भी उस समय बढ़ जाती है, वहां भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सुसाइडल थॉट्स दिमाग में आ सकते हैं, सुसाइड करने के लिए व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। अगर बच्चा किसी तरह का अभाव महसूस कर रहा है, कोई कमी महसूस कर रहा है, जैसे उसके जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या उनको घर छोड़कर कहीं जाना पड़ा, या कोई व्यक्ति जो उनके करीब था बहुत जीवन में वो छोड़ के कहीं पर चला गया, शहर छोड़कर चला गया, घर छोड़कर चला गया, मतलब बच्चे के जीवन से किसी रूप में चला गया, बाहर हो गया, और बच्चे को इस तरह की फीलिंग आ रही है कि उसको भावनात्मक तौर पर बहुत ही कमी महसूस हो रही है किन्हीं चीजों की, प्यार की, लगाव की, तो ये सब चीजें भी हैं जो डिप्रेशन का मुख्य कारण हो सकती हैं। और ये जो कमी महसूस हो रही है बच्चे को भावनात्मक तौर पर, या सच में किसी घटनाक्रम की वजह से कोई करीबी व्यक्ति जिससे बच्चा बहुत करीब से जुड़ा हुआ था उसके जीवन से अगर दूर चला जा रहा है, तो बच्चा डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। और ये कमी वास्तविक रूप में भी हो सकती है या परसीव्ड भी हो सकती है, मतलब ऐसा हकीकत में नहीं है पर बच्चे को लगता है कि ऐसा है, कि वो हमसे दूर हो गया है वो व्यक्ति, या इस तरह का उसको अगर महसूस होता है, तो भी बच्चे में एग्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। या अगर बाहरी तौर पे बच्चा प्रदर्शित कर रहा है व्यवहार अपना, अपनी कुंठा, अपनी निराशा दिखा रहा है, तो वो एग्रेसिव व्यवहार करेगा, आक्रामक व्यवहार करेगा। पर कुछ बच्चे ऐसे बाहरी तौर पे आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाते, वो आक्रामक व्यवहार को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, जो कुंठा, निराशा और खींच के रूप में उनके अंदर दबा पड़ा रहता है, और वो फिर अवसाद को जन्म देता है। ऐसे युवा बच्चे जो कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या करने की धमकियां देते हैं, वो अक्सर देखा गया है ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पर फैमिली में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं है, संबंधों का प्रकार, उसका स्वरूप बहुत सही नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत ही विरोधी किस्म के हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और फिर पनिशमेंट से बचने के लिए, सजा जो होगी ऐसे व्यवहार के लिए, आक्रामक व्यवहार के लिए, उससे बचने के लिए भी कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह घर परिवार में जो समस्याएं हैं, स्कूल में जो समस्याएं हैं, बच्चे को अपने आत्मसम्मान पर कोई चोट पहुंची हो, ये सब भी खतरे बनते हैं, ये सब भी कारण बनते हैं कि बच्चा सुसाइड करना चाहे। कभी कभी बच्चा दूसरों को हर्ट करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए भी खुद को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बड़ों को अक्सर, अगर वो उनसे कुंठित है या उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो बड़ों को डायरेक्टली तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, कुछ इस तरह से सोच के कि अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ होगी, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा, तो इसके लिए भी वो खुद का नुकसान कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं, अगर उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, या माता पिता के बीच में अलगाव हो जाता है, अगर डाइवोर्स हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों को बच्चे नहीं झेल पाते हैं, इससे डील नहीं कर पाते हैं।
ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी जरूरत होती है कि उन्हें सही प्रकार का सपोर्ट मिल पाए, ताकि वो ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी भावनाओं से कैसे सही तरह से निपट पाए बिना डिप्रेस्ड फील किए, ये उन्हें सही समय पर हेल्प मिल सके। एक और ज्यादा दुखी करने वाला तथ्य जो है वो ये है कि सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है बच्चों में। छोटे बच्चों में, स्कूल जाते हुए बच्चों में भी डिप्रेशन इतनी बड़ी और भयानक समस्या बन चुका है कि ये सुसाइड की तरफ बच्चों को लेते जा रहा है। टीनेजर्स में भी, जो किशोर वय के बच्चे हैं, उनमें भी सुसाइड पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे कारण देखा गया है कि आजकल के समय में एक कारण ये भी है कि बच्चों पर सामाजिक तौर पर परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में एक बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है। एक कंपटीशन की फीलिंग आ गई है। हर पेरेंट्स दूसरे बच्चों से अपने बच्चे को कंपेयर करने लग गए हैं कि कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिर अपने बच्चों को जज करते हैं, उनका आकलन करते हैं कि आप किसी और की तरह क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसे में बच्चे बहुत प्रेशर फील कर सकते हैं अपने ऊपर, जिससे डील करना उन्हें मुश्किल लग सकता है। हालांकि ये अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग समाजों में इसमें भिन्नता मिलेगी। जैसे सुसाइड के सबसे कम केसेस अगर बच्चों में और किशोर वय के लोगों में देखा जाए तो सबसे कम केसेस साउथ अफ्रीका के लोगों में मिलते हैं। और वहां पे कारण क्या है अगर आप देखिए तो वहां के कुछ सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे सुसाइड करने को बहुत ही खराब माना जाता है, वहां पर टैबू माना जाता है, बहुत ही गलत चीज मानी जाती है। तो बच्चे वो हमेशा से शुरुआत से देखते हैं कि हमारी संस्कृति में ये चीज बहुत गलत है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। वहां पे परिवार के लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, घनिष्ठ और करीबी संबंध रहते हैं, तो वो भी एक सपोर्ट का कारण बनता है अगर बच्चे के जीवन में कभी परेशानी आए। और वहां पर अक्सर देखा जाता है कि भावनात्मक परेशानियां बच्चे शारीरिक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे भावनात्मक रूप से चिंतित है, परेशान है, दिक्कतें हैं, तो वो प्रॉब्लम्स शारीरिक रूप में वो मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे सर दर्द कर रहा है, पेट में बहुत दर्द है, इस तरह की चीजों में वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से सुसाइड के केसेस वहां पर सबसे कम देखने में आते हैं। अब बात करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर की, आक्रामक व्यवहार। एग्रेसिव बिहेवियर मतलब जब अंदरूनी भावनाएं जो है बच्चे की, वो बच्चा उजागर करे, जाहिर करे, बाहर एक्सप्रेस करे। कई बार अंदर से वो कुंठित और अवसादपूर्ण महसूस कर सकता है और उसको एग्रेशन के रूप में बाहर जाहिर कर सकता है, बजाय कि केवल दुखी रहे या अलग थलग कर ले खुद को। एग्रेसिव बिहेवियर कई रूपों में दिख सकता है, जैसे संपत्ति का नुकसान करना, चीजें तोड़ना फोड़ना, नष्ट करना, दूसरों को डराना धमकाना, पत्थरबाजी करना, या टीचर्स को शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचाना, उन पर हमला कर देना। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि इस तरह का जो आक्रामक व्यवहार होता है, इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चा फैमिली की तरफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत कुंठित है, उसके पेरेंट्स जो है उनमें मान लीजिए सही तरह से नहीं बनती, या दोनों पेरेंट्स का बच्चे की तरफ बिल्कुल उल्टा रवैया है, एक पेरेंट बहुत सपोर्टिव है तो दूसरा बहुत ही रिजेक्टिंग किस्म का है। पेरेंट्स का आपसी संबंध भी ठीक नहीं होना भी इसका एक कारण हो सकता है। घर में अगर बच्चे को कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए कुछ क्लियर नियम कायदे माँ बाप ने नहीं बना के रखे हैं, उसको नहीं समझाए हैं, तो भी बच्चा आक्रामक व्यवहार ज्यादा दिखाता है। बच्चे को बिना आक्रामक व्यवहार दिखाए उसे गलतियों की सजा देना, क्योंकि बच्चे जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चे भी फिर वो चीजें सीखते हैं। तो किस प्रकार गलतियों की सजा बच्चों को दी जाए, लेकिन आक्रामक रूप में नहीं, कुछ पॉजिटिव रूप में किया जाए, जिससे बच्चे सीखें अपनी गलती से। ऐसा व्यवहार अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो भी आक्रामक स्वभाव बच्चों में बढ़ता है। बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो उससे कैसे निपटना है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये अगर पेरेंट्स नहीं सिखा रहे हैं तो बच्चा एग्रेसिव हो सकता है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, तमाम कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में एग्रेशन दिखाई देगा। थॉमसन और रुडोल्फ के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स
अगर बच्चे को सिखाई जा रही कि कैसे समस्याओं का निवारण करना है, कैसे उसका उपाय ढूंढना है और कैसे खुद पर निगरानी रखनी है, खुद के स्किल्स को मैनेज करना है, अगर ये चीज नहीं सिखाई जाएगी तो बच्चे बहुत ही एग्रेसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर या आक्रामक व्यवहार के और भी कई कारण बताए गए हैं और देखा गया है कि वैसे बच्चे जिनमें कोई मानसिक विकार पाया गया है और वैसे बच्चे जो नॉर्मल हैं, जिनमें कोई इस तरह की असामान्यता नहीं है, उन दोनों में ही समान कारक ही पाए गए हैं आक्रामक व्यवहार के पीछे। यहाँ पर एक चीज और मुश्किल खड़ी कर देती है, वो ये कि ये सारे कारक जो हैं आक्रामक व्यवहार के, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक जटिल मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि काफी एक दूसरे को प्रभावित करते हुए ये कारक फिर आक्रामक व्यवहार को जन्म देते हैं। आमतौर पर ये कारक हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिकता, पॉवर्टी गरीबी, फैमिली एज अ सिस्टम, परिवार की संरचना कैसी है, परिवार का सिस्टम कैसा है। ऐसा देखा गया है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जो कामकाजी महिलाएं, कामकाजी माएँ होती हैं, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं और बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो कामकाजी महिलाएं हैं और थक जाती हैं जल्दी, या पेरेंट्स का जहां डाइवोर्स हो जाता है, जहां उनका अलगाव हो जाता है, या कोई पेरेंट अगर सब्सटेंस अब्यूज का शिकार है, कोई ड्रग्स लेता है, घर में असुरक्षा का माहौल है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक बच्चा जो कि अपने माँ बाप के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा उसका शोषण किया जाता है शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बच्चा शो करता है, कुछ नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकती हैं और कुछ और तरह की फैमिली में समस्याएं या परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसी फैमिली जो होगी, इस फैमिली का सिस्टम बच्चे के लिए आक्रामक व्यवहार को जन्म देने में एक कारक बनेगा। इसके साथ ही ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसके साथ साथ घर में जो और दूसरे लोग हैं या बच्चे के दोस्त हो गए, जो उनके पीयर ग्रुप के लोग हो गए स्कूल में, ये लोग अगर बच्चों को बुली कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को डरा धमका रहे हैं, उनसे मनमाने ढंग से कुछ काम करवा रहे हैं उन्हें डरा धमका कर, और कोई बड़ा व्यक्ति वहां पर नहीं है ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो इन तरह के बच्चों के संपर्क में भी आके बच्चे आक्रामक व्यवहार करना सीख जाते हैं। असर्टिव बिहेवियर जो है वो बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं बच्चे के जीवन में, जैसे उसके दोस्त साथी हो गए, उसके शिक्षक शिक्षिकाएं हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये लोग एग्रेसिव बिहेवियर को कभी कभी रीइंफोर्स करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उस तरह का माहौल पैदा करके। रिसर्च से पता चलता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, उनका आक्रामक व्यवहार उस तरह से बना रहता है उन बच्चों की तुलना में जो आमतौर पे आक्रामक कभी कभी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं, अगर वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं जो खुद बहुत आक्रामक हैं, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या उनके दोस्त हो। और वैसे लोग जिनको इस तरह का माहौल नहीं मिलता है, जिन्हें इस तरह के पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्त नहीं मिलते हैं और वो कभी कभी आक्रामक होते हैं, वो लोग लेटर जाके उनकी आक्रामकता घट जाती है या समय के साथ खत्म हो जाती है। वैसे बच्चे जिन्हें सामाजिक संबंध बनाए रखने में समस्याएं आ रही हैं, वो भी एग्रेसिव नहीं होते हैं अगर उन्हें इस तरह के एग्रेसिव लोग मिलते हैं लाइफ में। तो वुल्फे ने बताया है कि एग्रेशन में जो एक्टिंग आउट होता है, मतलब जो तोड़फोड़, मारपीट या आक्रामकता जो व्यवहार में दर्शाई जाती है, वो एक तरीका हो सकता है बच्चे का कि वो टेस्ट करना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि किस हद तक यह व्यवहार सुरक्षात्मक है, सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है या सुरक्षित है, और किस लिमिट के बाद जाकर ये असुरक्षित व्यवहार कहा जाएगा या उसकी श्रेणी में आ जाएगा। देखा गया है कि बच्चे कभी कभी पेरेंट्स की नकल करने की भी कोशिश करते हैं। अगर देखते हैं कि पेरेंट्स का आपसी बातचीत का व्यवहार तरीका जो है बहुत आक्रामक है, बहुत हिंसात्मक है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, तो बच्चे उसकी नकल करने की भी कोशिश कर सकते हैं और उसके जरिए भी वो आक्रामक व्यवहार सीख जाते हैं। तो बच्चे का पर्यावरण कैसा है
उसका आसपास का माहौल कैसा है, चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो या आस पड़ोस का हो, वो एक बहुत बड़ा कारक बनता है बच्चे में एग्रेशन पनपने का। एग्रेशन कई रूपों में आप देख सकते हैं। मुख्य 3 प्रकार से ये हो सकता है। फिजिकल एग्रेशन यानी शारीरिक तौर पर एग्रेशन दिखाया जाए, आक्रामकता दिखाई जाए, जैसे दूसरे बच्चों को डराना धमकाना, उनके साथ मारपीट करना। दूसरा हो सकता है वर्बल एग्रेशन, शाब्दिक तौर पर, मौखिक तौर पर एग्रेशन शो करना, जैसे दूसरे अपने सहपाठियों को, दोस्तों को, टीचर्स को, एक काउंसलर को या माता पिता को इंसल्ट करना, उन्हें खराब शब्द कहना, अपशब्द कहना। तो ये मौखिक तौर पे एग्रेशन हो गया। और नॉन वर्बल एग्रेशन, जहां पर कुछ न शब्द इस्तेमाल होते हैं, न शारीरिक तरह से हाथापाई या मारपीट या डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के जरिए बच्चा किसी को डराना चाहता है, उसको उस पर हावी होना चाहता है, जैसे पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने दोस्तों को अपने बॉडी लैंग्वेज से घूर कर उनको या इशारे से उन्हें डराना चाहे, उन्हें धमकाना चाहे। वो तरीके जो होंगे वो नॉन वर्बल एग्रेशन में आते हैं। इन सब तरीकों में अंतर किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे ये तीनों ही चीजें मिश्रित रूप में मिला करती हैं, और ये अंदर का जो एग्रेशन है उसे बाहर जाहिर करने का तरीका है। हंट ने 5 तरह के एग्रेशन के प्रकार बताए हैं, जिसमें ये तीनों ही चीजें मिश्रित हो सकती हैं। फिजिकल भी एग्रेशन मिलेगा इनमें, वर्बल और नॉन वर्बल भी। ये 5 तरह के एग्रेशन जो इन्होंने बताए हैं, उसमें एक है एक्सेसिव और अनवारंटेड एग्रेशन। इसमें क्या है कि जो परिस्थिति है जिसके प्रति आक्रामकता दिखाई जा रही है, परिस्थिति की तुलना में आक्रामक व्यवहार कई गुना ज्यादा है। मतलब उस अनुपात में नहीं है जिस तरह की सिचुएशन है। सिचुएशन शायद उतनी दिक्कत वाली नहीं है, उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जितना कि उसका रिएक्शन कई गुना ज्यादा दिया जा रहा है। तो वो होता है एक्सेसिव एग्रेशन या अनवारंटेड एग्रेशन। ये पैटर्न जो है व्यवहार का, ये छोटे बच्चों में ज्यादातर देखने में मिलता है, जो कि बहुत हाइपर एक्टिव किस्म के होते हैं और जिनका ध्यान जल्दी भटक जाता है। ये व्यवहार जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, कुछ तोड़फोड़ या कोई चीज का किसी चीज की हानि नहीं होती है, लेकिन इसका कोई पर्पस नहीं भी है तो भी ये एक मुख्य समस्या के पीछे छुपी हुई ये दूसरे लक्षण हो सकते हैं। और मुख्य समस्या हो सकती है ADHD, जो आपने देखा था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह का बिहेवियर जो होता है उसको कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कयामत आ गई, कैटास्ट्रॉफी आ गई, उस तरह का रिएक्शन दिया जा रहा है, जबकि सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी जहां पर उस तरह की जरूरत हो उतना ज्यादा रिएक्शन देने की। ये टेम्पर टैंट्रम से मिलता हुआ लग सकता है। टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं जब छोटे बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए या कोई चीज की जिद करते हैं और रोना पीटना करते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये सारे जो बिहेवियर होते हैं ये किसी कारण से लिंक होते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक कारण होता है, कोई एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन जो अनवारंटेड या एक्सेसिव एग्रेशन है, यहाँ जरूरी नहीं है कि वो किसी कारण से लिंक ही हो, और अगर लिंक हो भी तो उचित अनुपात में हो। जितनी बड़ी समस्या या सिचुएशन है जिसके प्रति ये रिएक्शन हो रहा है, उसी मात्रा में ही ये किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अचानक से बच्चे को महसूस हो सकता है कि नहीं, मेरा अब सब्र का बांध बिल्कुल टूट रहा है, मुझे आत्मनियंत्रण मेरा खो रहा है, और उस आवेश में आके, उस तैश में आके वो बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार दिखाने लगता है। दूसरा प्रकार जो इन्होंने बताया है वो है इम्पल्सिव एग्रेशन। इम्पल्स की वजह से जो एग्रेशन किया जाए, यानी जब ऐसा बिहेवियर हो जिसमें कि कुछ पहले का वार्निंग साइन नहीं हो, कुछ लगे नहीं कि हाँ इंसान को क्रोध आ रहा है, वो गुस्सा होने वाला है, आक्रामक हो सकता है, अचानक से किसी भी क्षण एकदम विस्फोट की तरह से बिल्कुल उसका गुस्सा फूट जाए, एकदम क्रोध में अचानक से आ जाए व्यक्ति, तो ये इम्पल्सिव एग्रेशन है। इसका कुछ स्नायु विकार से भी संबंध हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर बहुत लंबे समय से बच्चा बिल्कुल शिथिल बैठा हुआ है, या कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या बहुत इरिटेट हो रहा है, अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, खींच रहा है, तो इस तरह का बिहेवियर उसमें दिख सकता है। ऐसा जो एग्रेशन होता है ये छोटा होता है, कम समय के लिए होता है, पर बहुत तीव्र होता है, और जैसे जैसे जो सिचुएशन है वो पास हो जाएगी तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस तरह का एग्रेशन
अक्सर वैसे बच्चों में दिखेगा जिनमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, जिनका मूड पल पल में बदलता रहता है। अचानक से किस मूड में आ जाएंगे वो नहीं कहा जा सकता, तुरंत बहुत तैश में आ जाएंगे, तुरंत फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे, फिर अचानक से कब क्रोध आ जाए नहीं पता। इस तरह के बिहेवियर जिन बच्चों में होते हैं, मूड स्विंग्स जिनमें ज्यादा होते हैं, उनमें इंपल्सिव एग्रेशन देखा जाता है। फिर अगला है इमोशनल एग्रेशन, भावनात्मक आक्रामकता। ये उन बच्चों में दिखेगा जो बहुत ज्यादा दुखी, हताश, परेशान है और सिचुएशन जो है वो उनके नियंत्रण के बाहर है। जैसे उस तरह के बच्चे जिनका शोषण हुआ हो किसी प्रकार से, या वैसे बच्चे जो मान लीजिए अनाथालय वगैरह में रह रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स से दूर कर दिए गए हैं, या उनके पेरेंट्स से उनका बिछड़ाव हो गया है, अलगाव हो गया है और नॉर्मल परिवार के माहौल में वो नहीं रह रहे हैं। ऐसे बच्चे बहुत क्रोधित फील करते हैं, कुंठित महसूस कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन ने और समाज ने उनके साथ अन्याय किया है, उन्हें सही प्रकार से नहीं ट्रीट किया है और इसलिए वो डिजर्व करते हैं, समाज और सोसाइटी के लोग डिजर्व करते हैं कि उनके साथ आक्रामक व्यवहार बच्चा दिखाए, ऐसा वो सोचते हैं। इमोशनल एग्रेशन तब भी होता है जब कुछ भावनात्मक जरूरतें बच्चे की पूरी नहीं हो पाती, बहुत अंदर गहराई में मन में दबी रह जाती हैं, तब भी बच्चा इस तरह का भावनात्मक आक्रामकता दिखा सकता है। ऐसे में बच्चा बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, बहुत वॉयलेंट हो जाता है, इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि वो खुद के लिए भी खतरा हो सकता है, खुद को हानि या चोट पहुंचा सकता है और अपने सहपाठी लोग जो हैं उनको भी हर्ट कर सकता है, उनको भी चोट पहुंचा सकता है। चौथा प्रकार है इसका प्रीडेटरी एग्रेशन। प्रीडेटरी एग्रेशन थोड़ा बड़े बच्चों में देखा जाता है और वयस्कों में देखा जाता है, जो बिल्कुल पैरानॉइड तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब बहुत ही शकी स्वभाव के साथ, जैसे कि सब लोग उनके दुश्मन हो, इस तरह की सोच रखते हुए कि सब लोग उनके विरोधी हैं, सब लोग उनके अगेंस्ट हैं, ऐसी सोच को फॉलो करते हुए जो लोग एग्रेशन दिखाते हैं वो प्रीडेटरी एग्रेशन में आता है। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे वो मानेंगे कि मेरे सारे सहपाठी जो हैं, मेरे सारे टीचर्स जो हैं, वो मेरे अहित में ही काम करेंगे, वो मेरे सब विरोधी हैं, मेरे इंटरेस्ट में, मेरे हित में कोई काम नहीं करेगा और इसलिए वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं और उनसे बदला लेना चाहते हैं। उस तरह का जो एग्रेशन होता है वो है प्रीडेटरी एग्रेशन। और पांचवा टाइप जो उन्होंने बताया है वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में बच्चा जो बिहेवियर यूज करता है वो दूसरों से लड़ झगड़ के अपनी मनमाने अपना काम करवा लेने का बिहेवियर रखता है, कोई पर्पस होता है, क्योंकि इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका एग्रेशन एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार की तरह काम कर रहा है, कोई चीज करवा लेने के लिए, मतलब वहां पे कुछ उद्देश्य होगा बच्चे का जिसको पूरा करने के लिए वो ये एग्रेशन दिखा रहा है। तो ऐसे बच्चे दूसरों को हतोत्साहित करेंगे, उन्हें जलील करेंगे, बहुत ज्यादा उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, उनको डोमिनेट करेंगे अपने फायदे के लिए। और ये फायदा ये भी हो सकता है कि सामाजिक नियंत्रण वो चाहते हैं, सामाजिक तौर पर लोगों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, अंकुश रखना चाहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसा बिहेवियर जो है, ऐसा एग्रेशन जो है, वो अक्सर साइकोपैथिक टेंडेंसी से जुड़ा हुआ होता है या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ व्यक्तित्व विकारों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जो बच्चे इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं वो आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे परिवारों से आते हैं जहां लड़ाई झगड़े, परेशानियां, दिक्कतें, जो नॉर्मल परिवार नहीं है, जो अनस्टेबल परिवार है, उसमें असंतुलन है किसी प्रकार का, ऐसे परिवारों से आते हैं। और जहां पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बच्चे पर हर समय बहुत हावी रहते हैं, बहुत अंकुश रखते हैं और बहुत क्रूअल किस्म के होते हैं, क्रूर किस्म के होते हैं पेरेंट्स, ऐसे घरों से इस तरह के बच्चे ज्यादा आते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन शो करते हैं। अगली बिहेवियर प्रॉब्लम पे आते हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स में मिलती है, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को आप आम भाषा में अगर बोलें तो बाल अपराध। बाल अपराध उन बच्चों में कहा जाएगा जो कि नियम तोड़ते हैं, पर क्योंकि वो अभी वयस्क की श्रेणी में नहीं आते हैं और ये एज लिमिट जो है इंडिया में 18 साल है, कुछ और जगहों पे, कुछ कंट्रीज में 16 साल भी है, अलग अलग हो सकती है। तो वयस्क होने का जो मानक तय है, जो एज डिसाइड की गई है वहां के कानून द्वारा, उससे कम एज के हैं लेकिन नियम तोड़ रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है, बाल अपराधी कहा जाता है।
अब इसमें वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसमें अगर उन्होंने जैसे चोरी की है तो ये भी बाल अपराध में आएगा। अगर कोई ऐसी चीजें, मादक पदार्थ या कुछ इस तरह की चीजें जो इलीगल हैं, गैर कानूनी है, जो अपने पास नहीं होनी चाहिए, उनके पास है, ऐसे बच्चों के पास वो चीजें उपलब्ध हैं, कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए ये बच्चे, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो बच्चों को बाल अपराधी बनाती हैं। ऐसे बच्चों को पकड़कर उनके इस तरह के कानून के हनन के लिए जुवेनाइल कोर्ट ले जाया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए अलग तरह के कानून के कोर्ट्स होते हैं, वहां ले जाया जाता है और वहां पर फिर उन्हें एक निश्चित समय के लिए करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है, जहां पर उनका व्यवहार सुधारने की कोशिश की जाती है। लॉवेल ने बताया है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, कि ज्यादातर जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होते हैं वो न ही न्यूरोसिस के शिकार होते हैं, मतलब इस तरह का उनको विकार नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी नहीं होते कि दिमागी तौर पर कमजोर हैं, और जो नैतिक मूल्य हैं कि हाँ चोरी गलत चीज है, झूठ नहीं बोलना चाहिए वगैरह, उनसे वो पूरी तरह अनजान है, अनभिज्ञ है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि इन सब का स्तर इन बच्चों में एक आम बच्चों से थोड़ा कम होता हो। आमतौर पे एक बाल अपराधी और एक नॉर्मल उसी उम्र का एक सामान्य बच्चा या किशोर व्यक्ति जो है, उनके व्यवहार में आपको कुछ बहुत क्लियर कट डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। कई बच्चे होते हैं जो बाल अपराध के चरणों से गुजरते हैं पर वो कभी पकड़े नहीं जाते। चोरी करना, कुछ चीजों को तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना, हो सकता है ज्यादातर बच्चे कभी ना कभी ये करते हैं पर वो पकड़े नहीं जाते, और समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उनके अंदर ये जरूरत जो है कि मुझे अपने को साबित करना है, मुझे कुछ गलत करना है और उससे बच के निकल जाना है, इस तरह की चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं और दूसरी प्राथमिकताएं हावी हो जाती हैं जैसे समय बीतता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो वो नॉर्मल बच्चों में भी इस तरह का एक फेज आता है, लेकिन वो चला जाता है और ये बच्चे पकड़े नहीं जाते। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जो होते हैं, बाल अपराधी जो होते हैं, वो कई तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम दर्शा सकते हैं। कई तरह के व्यवहारिक समस्याएं इनमें देखने में मिल सकती हैं, जैसे झूठ बोलना या बहुत मतलबी स्वभाव का होना, सेल्फिश होना। बर्ट ने बताया है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी या बाल अपराध के पीछे कई और तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे जो बच्चा है उसमें डिसिप्लिन की कमी है, वो अनुशासन नहीं फॉलो करता है, तो या तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा अनुशासनात्मक है, या बहुत कम अनुशासन है उसके अंदर, एकदम नहीं फॉलो करता या कुछ ज्यादा ही रिजिडली फॉलो करता है, दोनों केसेस भी हो सकते हैं। दूसरा, उसके भावनात्मक इच्छाएं जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जो उसे तुरंत पूरा करने की इच्छा उसके अंदर जगाते हैं। ये सेक्स ड्राइव भी हो सकती है, खुद को साबित करने की इच्छा भी, तीव्र इच्छा मन में हो सकती है, इस तरह की चीजें। इमोशनली अनस्टेबल ये होते हैं बच्चे इस तरह के, आमतौर पर भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है इनके अंदर। इनके अंदर डिप्रेशन की भी फीलिंग्स हो सकती हैं, अवसाद की भी भावनाएं हो सकती हैं, और ये कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे पिता की तरफ इनका बहुत ही विरोधी स्वभाव, उनसे नफरत, फैमिली का कोई अपना क्राइम का रिकॉर्ड हो, इसके फैमिली के मेंबर्स भी जो है वो भी किसी न किसी अपराध में कभी संलिप्त रहे हों। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक कारण हो सकती है कि मानसिक तौर पर एक नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं है ये, मानसिक तौर पर इनको कुछ समस्याएं हैं। इस तरह का बिहेवियर जो है इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। शेल्ड्रिक के अनुसार कारण जो भी होते हैं ये सब जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बिहेवियर के, उसमें और भी चीजें पाई जा सकती हैं, जैसे अगर फैमिली का साइज बहुत बड़ा है, फैमिली का साइज बहुत बड़ा होने से खतरा बढ़ जाता है कि बच्चे बाल अपराध की तरफ जाएंगे। कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि माँ बाप उतना समय नहीं दे पाएंगे बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे घर के वयस्क, तो बच्चों को उतना कोई गाइडेंस नहीं मिलता उस उम्र में जब उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे बच्चे गलत संगत में पड़ सकते हैं, उनका बिहेवियर खराब हो सकता है, अटेंशन पाने के लिए तोड़फोड़ या मारपीट कर सकते हैं क्योंकि घर पे उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे की बेसिक जरूरतें जो हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि परिवार गरीब है, पैसे की कमी है।
ऐसी परिस्थिति में भी बच्चे बाल अपराध की तरफ मुड़ते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो खुद अपराधी रहे हैं, वैसे परिवारों में बच्चों में भी संभावना बढ़ जाती है कि वो बाल अपराध की तरफ बढ़ेंगे। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, वैवाहिक जीवन अगर घर में पेरेंट्स का अच्छा नहीं चल रहा है। इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन, पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, उसको सुपरवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्रूअल, पैसिव और नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, माता पिता जो हैं वो बहुत ही क्रूर स्वभाव रखते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता या तिरस्कृत करते हैं बच्चे को, उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस तरह के बिहेवियर जो है ये भी बाल अपराध को प्रमोट करते हैं। अगर डिसिप्लिन करने का, अनुशासन देने का बच्चे को पेरेंट्स का ये तरीका है कि वो बहुत मारपीट करना या बहुत क्रूर तरह से करते हैं, बहुत हार्श तरीका अपनाते हैं, तो भी बच्चा बाल अपराध की तरफ मुड़ सकता है। फैमिली में पेरेंट्स बच्चे में इंटरेस्टेड अगर नहीं है और उसको कोई एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता अच्छे कामों के लिए, तो भी उसकी रुचि बाल अपराध की तरफ हो सकती है। अगर माता पिता और बच्चे के बीच में संवाद जो होता है वो बहुत ही नकारात्मक किस्म का है, बहुत नेगेटिव तरह का इंटरेक्शन होता है, जिससे इरिटेशन होती है, खीज होती है, क्रोध आता है, और घर में कुछ नियम या मानक नहीं बने हुए हैं, जैसे खाने पीने का क्या समय होगा, किसको किससे किस लहजे में बात करनी है, घर आने और जाने का समय क्या सही है और कब नहीं अलाउड होगा, कुछ इस तरह के नियम कायदे अगर घर में नहीं बने हुए हैं, तो भी बच्चे इन गलत रास्तों पर जा सकते हैं। ये सब कुछ कुछ कारण है जो इस तरह के बाल अपराध को प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। कोर्ट में, जुवेनाइल कोर्ट में जब इस तरह के बाल अपराधी ले जाए जाते हैं तो वहां तो उनको करेक्शन होम्स में भेजा ही जाता है और जो पनिशमेंट होती है दी ही जाती है, पर उसके साथ साथ जो भी इस तरह के बाल अपराधी बच्चे हैं उनको बिहेवियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका व्यवहार सुधारने के लिए कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ मॉडलिंग बिहेवियर, जो बिहेवियर थेरेपी है, मॉडलिंग, ये यूज करना, रोल प्ले करवाना, कुछ कुछ नाटक या इस तरह की छोटी चीजें कराना जिसमें उन्हें इस तरह के बिहेवियर्स सिखाना, अच्छा बिहेवियर क्या है, कैसे करना चाहिए। प्रोग्राम्स डायरेक्टेड एट टीचिंग ऑफ सोशल स्किल्स, इन्हें सामाजिक कौशल कैसे सिखाया जा सके उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स, जैसे पीयर प्रेशर जब पड़े, अगर दो साथियों का बहुत दबाव पड़ रहा है कुछ करने के लिए तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अक्सर बाल अपराधी दो साथियों के साथ मिलकर उनके दबाव में आके इस तरह के कामों में लग जाते हैं। तो जब इस तरह का पीयर प्रेशर पड़े तो कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उससे डील करना है। मनोचिकित्सा और कुछ रेसिडेंशियल होम्स में बच्चों को रखना, ये सब कुछ और तरीके हैं जिससे ऐसे बच्चों का उपचार किया जाता है। रिसर्च में देखा गया है, कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं, जैसे शेल्ड्रिक ने बोला है कि जो डेलिंक्वेंट्स हैं, जो बाल अपराधी हैं, उन्हें हमें जब हो सके तब अकेला छोड़ देना चाहिए, हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर वो लगे रह रहे हैं इस तरह के कार्यों में, बाल अपराध में संलग्न रह रहे हैं उसके बाद भी, और बहुत ज्यादा आक्रामक तरह का और वॉयलेंट किस्म का व्यवहार कर रहे हैं, तो ही हमें उनमें दखल देना चाहिए, वरना उन्हें जब संभव हो तब बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, उनके जीवन में दखल नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये शेल्ड्रिक का मानना है, पर ऐसा कहा जाता है, बताया गया है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे बच्चों को पहचान करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की, उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए कि कैसे आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, उनके साथ एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और सही एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनसे क्या अपेक्षित है कि वो किस तरह का व्यवहार करें, ये उन्हें साफ तौर पर बताया जाना चाहिए। अगली प्रॉब्लम जो है, जो स्कूल के बच्चों में आ सकती है और आजकल तेजी से बढ़ रही है, वो है यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस, मादक पदार्थों का प्रयोग। इसमें ड्रग्स या शराब वगैरह शामिल हो सकते हैं, और उसका एडिक्शन हो जाना, उसका नशा हो जाना, नशे की लत पड़ जाना का मतलब ये है कि अब एक समय बाद इन चीजों को लिए बिना बच्चे का शरीर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा, उसके कुछ नेगेटिव परिणाम आएंगे। ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब बच्चों को नशे की लत लग जाती है
तो उनका मानसिक स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, उनका व्यक्तित्व जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और इस हद तक हो सकता है कि वो खुद के लिए भी एक खतरा बन जाए और दूसरों के लिए भी एक खतरा बन जाए। नशे की लत को हटाना आसान नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है हमेशा आपके मस्तिष्क को मैसेज भेजती रहती है कि उसे उस वस्तु की जरूरत है, उस मादक द्रव्य की जरूरत है। उसके बिना बहुत ही असहज करने वाले परिणाम आते हैं, तबीयत खराब होती है, उल्टियां होती हैं, हाथ पैर में कंपन होता है, बुखार वगैरह हो सकता है, और बहुत अन्य तरह की लक्षण देखने में आते हैं जो बच्चे को परेशान कर सकते हैं। और इसीलिए किसी भी मादक द्रव्य की लत छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक समय तक तो बच्चा या कोई भी वयस्क जो कोई ड्रग लेता है वो उससे जो प्लेजर मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है उसके लिए लेता है, पर कुछ समय बाद उसकी लत लग जाती है, आदत हो जाती है, और फिर उससे वो प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। लेकिन फिर व्यक्ति सिर्फ इसलिए लेता है ताकि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, वो न लेने से जो प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं शरीर में, जो लक्षण आने लग रहे हैं वो ना आए, सिर्फ इसलिए व्यक्ति फिर उसको लेना कंटिन्यू करता है। तो एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल है, और ऐसे बच्चों के लिए बैकमैन और बैकमैन बताते हैं कि जब नीचे दिए हुए लक्षण जो यहाँ पे लिस्ट में दिखाए गए हैं इनमें से कोई भी लक्षण आए तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, काउंसलर्स को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण इस चीज के लक्षण हो सकते हैं कि बच्चा किसी नशे की लत में पड़ रहा है। ये लक्षण है, अगर पहला, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी शैक्षणिक जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो कैसे, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उसमें कमी आने लगे, उसमें गिरावट होने लगे। दूसरा, अगर बच्चा क्लास बंक करने लगे, क्लासेस में नहीं रहता हो, स्कूल ग्राउंड में जब खेलने के लिए निकले तो वहां से भाग जाए कहीं पर स्कूल छोड़कर, ये भी एक निशानी हो सकती है। बच्चे का स्कूल के कामों में और खेलने कूदने में भी इंटरेस्ट खत्म होने लगे, बच्चा बिल्कुल ही मोटिवेटेड ना फील करे, बिल्कुल थका थका सा महसूस करे और उसको कोई चीज करने में रुचि या उसकी इच्छा ना हो, बच्चा अनटाइडी वे में हो, साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर ऐसा बच्चा न लगे, वो लगे कि हाँ बहुत सफाई से नहीं रह रहा है, गंदगी से रह रहा है, इस तरह का फील अगर आए तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चा नशे की लत में पड़ रहा है। बच्चे को मीठी चीजें खाने का बहुत शौक हो जाता है, उसको मीठी चीजें खाने का बहुत मन करने लगता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है मीठे सामान खाने की तरफ। बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रह जाता, उसके चलने फिरने में वो निरंतरता एक नॉर्मल बच्चे वाली नहीं दिखेगी, उसके एक्टिविटीज में, हाथ पैर की गतिविधि और मूवमेंट में कुछ अजीब समझ में आएगा, और उसका जजमेंट, उसका सोच विचार भी लगेगा कि बहुत क्लियरली सोच नहीं पा रहा है, बहुत सोच समझ के सही से चीजों को नहीं कर पा रहा है। कभी कभी बच्चा बहुत ही कंफ्यूज्ड वे में बात करेगा, बिल्कुल कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, इस तरह से बातें करेगा, उसकी बात को समझना मुश्किल होगा कि क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी हो सकता है कि बहुत ही बेचैन महसूस करे और बहुत ज्यादा बात करे और बहुत पसीना आए उसको। ये सब लक्षण है कि उसे नशे की लत है, और शायद अब समय हो गया है कि उसे डोज लेना चाहिए था, पर क्योंकि वो स्कूल में है तो वो ले नहीं पा रहा है, और ये सब लक्षण उसमें दिख रहे हैं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल लग सकती हैं, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, इस तरह की लाल लाल आंखें उनकी पता चलती हैं, और बहुत फिक्स होके एक चीज को घूरते हुए से समझ में आएंगे। और अक्सर इन चीजों को छुपाने के लिए बच्चे सनग्लासेस पहन के स्कूल आने लगते हैं ताकि उनकी आंखें दूसरों को नजर नहीं आए। क्योंकि कुछ बच्चे इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं तो उनके हाथों में कई जगह इंजेक्शंस बार बार लेने की वजह से निशान बन जाते हैं। तो भले गर्मी का मौसम हो, कितनी भी गर्मी हो, बच्चे हमेशा फुल स्लीव कपड़े पहन के आने लगेंगे उन निशानों को छुपाने के लिए। उनकी पुरानी दोस्ती भी खत्म हो जाती है, लोगों से मित्रता टूट जाती है और नए तरह के दोस्त बनने लगते हैं, जो बहुत संभव है कि उन्हीं के तरह के इंटरेस्ट रखते हों और वो भी ड्रग्स लेते हों। बच्चा क्लास में बहुत ही जम्हाइयां लेगा, बहुत नींद महसूस करेगा, बहुत थकावट महसूस करेगा, बच्चा बहुत ही एंग्शियस महसूस कर सकता है और चोरी छुपे काम करने की कोशिश करता है, बहुत सीक्रेट वे में चीजें करने की कोशिश करता है। ओपेनहाइमर ने जैसा बताया है, अगर अमेरिका की हम बात करें तो ड्रग्स जो बच्चे लेते हैं उसमें उनके ड्रग्स लेने की प्रक्रिया में 3 अलग अलग चरण देखे जा सकते हैं। पहला या इनिशियल स्टेज जो होता है, जिसमें अगर कोई टोबैको ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, या अल्कोहल ले रहा है, शराब ले रहा है,
तो ये एक पहला नॉर्मल स्टेज है जो कि वहां के कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेड है सामाजिक तौर पर। कोई अगर ये चीजें ले रहा है तो उसे खराब नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरा स्टेज जो है वहां पर कुछ और हाई लेवल के ड्रग्स यूज होना शुरू हो जाता है, जैसे मैरिजुआना यानी चरस, गांजा, इस तरह की चीजें, भांग, इस तरह की चीजें लेना शुरू हो जाता है। जब बच्चा इस तरह की चीजें लेने लगता है, अक्सर देखा गया है कि वो अपने दोस्त साथियों के दबाव में ये चीजें लेना शुरू करता है और धीरे धीरे और एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच जाता है और थर्ड स्टेज में चला आता है, जहां पर और भी जितने गैर कानूनी ड्रग्स हैं वो चीजें बच्चा लेने लगता है और उनसे जुड़ी समस्याएं भी फिर दिखने लगती हैं। अक्सर बच्चे का पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें परिवर्तन आने लगेंगे, उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका व्यक्तित्व जो है उसमें चेंजेस होंगे, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी, उसका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा, बहुत कभी खुश रहेगा, कभी अचानक से रोने लगेगा, कभी बहुत क्रोध में हो जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन अक्सर थर्ड स्टेज से जुड़े हुए होते हैं। रिसर्च में पता चलता है कि पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो ही समस्या की जड़ होता है काफी सारे केसेस में। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद ड्रग्स लेते हैं तो सिचुएशन और खराब और भयावह हो जाती है। ओपेनहाइमर बताते हैं कि रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो फैमिली के मेंबर्स ड्रग्स यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं बच्चे के ऊपर और उसके ड्रग्स लेने की लत पर। वो बताते हैं कि इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं देखा गया है कि अगर ड्रग ले रहा है बच्चा तो वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट या बाल अपराधी भी होगा, पर अगर आंकड़ों को देखें तो उनसे पता चलता है कि इन दोनों व्यवहारों के बीच में लिंक है। जो बच्चे ड्रग लेते हैं आमतौर पर देखा जाता है कि वो बाल अपराधी भी होते हैं। ओपेनहाइमर एक रिसर्च फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं कैंडल की, जिसमें वो बताते हैं कि डेलिंक्वेंसी अगर माइनर फॉर्म में है, बाल अपराध है पर बहुत ही छोटे स्तर का है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेटर स्टेज में जाके वो ड्रग अब्यूज तक जा सकता है, ड्रग लेने की लत बच्चे में हो सकती है। हालांकि ओपेनहाइमर ये भी कहते हैं कि कोई एक सिंगल या क्लियर कट कारण नहीं है ड्रग अब्यूज का या ड्रग लेने की लत का, कई सारे कारण होते हैं जो मिश्रित रूप से इस पे प्रभाव डालते हैं। तो ड्रग लेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसमें कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं एंटी सोशल बिहेवियर पे, मतलब जो असामाजिक किस्म का व्यवहार, लड़ाई झगड़े, मारपीट, इस तरह की चीजें जो बच्चे सीखते हैं, जो कि भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम है स्कूल स्टूडेंट्स में। तो एंटी सोशल बिहेवियर में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट करना, दूसरे बच्चों का रेप, फ्रॉड करना, स्मोकिंग करना, स्कूल के ही प्रेमाइसेस में, स्कूल की बिल्डिंग में या स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, आग लगा देना कहीं, झूठ बोलना, चोरी करना, अपराध करना या उसकी प्रवृत्ति, चीजें डिस्टर्ब करना, खराब करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना, ये सारे बिहेवियर इसमें मिल सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ बिहेवियर नॉर्मल भी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्भर करता है कि सोसाइटी का क्या ओपिनियन है उसकी तरफ, सोसाइटी का क्या विचार है कि क्या चीजें नॉर्मल मानी जाएंगी और क्या एबनॉर्मल, ये उस पर भी निर्भर करता है। अगर लिटरेचर में हम देखें, जो अभी तक के पब्लिश्ड स्टडीज हैं, प्रकाशित हुए शोध अध्ययन है, उनके फाइंडिंग्स हैं, ये आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एंटी सोशल बिहेवियर और कंडक्ट डिसऑर्डर लगभग समान ही समझे जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में यही होता है कि बच्चे का बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो अपने बड़ों को जल्दी फॉलो नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, उनका विरोध करता है, इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। तो एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर का ही और एडवांस्ड रूप और सीरियस और गंभीर स्वरूप माना जा सकता है, खासकर वहां जहां पर बच्चा जो है वो पुलिस में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया हो। झूठ बोलने को एंटी सोशल प्रॉब्लम नहीं माना जाता है आमतौर पे, जब तक कि बच्चा कोर्ट में भी जाकर झूठ नहीं बोल रहा हो तब तक। हर्बर्ट के अनुसार एंटी सोशल बिहेवियर बच्चों में जो दिखाई देता है वो आगे की कोई व्यवहारिक समस्याओं का, जो टीनेज में आएंगी, किशोर वय में जाकर आएंगी, उसका एक इशारा हो सकता है।
ये देखा गया है कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जिनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी देखी जाती है, अगर उनका आप हिस्ट्री निकाल कर देखें, उनका बचपन कैसा था देखें, तो आपको पता चलेगा कि बचपन से ही कुछ लक्षण आने शुरू हो गए थे। और ये वयस्क लोगों में किस रूप में दिखाई देता है? तो अक्सर ऐसे लोग जॉब्स बदलते रहते हैं बार बार, इनका डाइवोर्स हो जाता है, इनकी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी हो जाती है, एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, और लंबे समय तक कोई भी संबंध बना के रख पाने में इन्हें काफी समस्या आती है। ग्राहम ने बताया है कि कोई बच्चा जिसको कि एंटी सोशल बिहेवियर से ग्रसित बोल दिया गया हो, खासकर तब जबकि वो कोर्ट में पेश हो गया हो, मतलब कानून के सामने उसकी पेशी हो गई हो, तो ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि उसके बाद उनका एंटी सोशल बिहेवियर और बढ़ जाता है घटने की बजाय। हालांकि वैसे बच्चे जो एंटी सोशल बिहेवियर रखते थे पर कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, कानून में उनका ट्रायल नहीं हुआ है, उनकी व्यवहारिक समस्याएं जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं उन बच्चों की तुलना में जो कोर्ट में ले जाए जा चुके हैं। रॉबिन्स ने अपने रिसर्च में पाया था कि एंटी सोशल बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स को अगर देखा जाए कि वो कैसा माहौल दे रहे हैं, तो अक्सर पाया जाता है कि वो घर में ठीक प्रकार से अनुशासन को लागू नहीं करते हैं, ठीक प्रकार से बच्चे का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे स्कूलों में, घर में, समाज में, कम्युनिटी में इस तरह का एंटी सोशल बिहेवियर दर्शाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स दोनों बच्चे पर कमेंट करते हैं कि ये बच्चा काम पहले कर देता है, सोचता बाद में है। तो आमतौर पे इस तरह के कमेंट इनके पेरेंट्स या टीचर्स करते आपको मिल जाएंगे कि इसे समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, सही और गलत के बीच में ये अंतर नहीं कर पाता है, ये कभी बात नहीं सुनता है, बहुत मतलबी किस्म का है, बहुत स्वार्थी है और हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने को पहले रखता है दूसरों के अपेक्षा। इस तरह का कमेंट करते ऐसे बच्चों के पेरेंट्स या टीचर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे समाज के नियम कानून, देश का कानून, इन सब चीजों को तोड़ते हैं और इनको फॉलो नहीं करते हैं, ये रूल्स को नहीं मानते हैं। और लास्ट जो हम देखेंगे, जो प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की कमी। अनिच्छा होती है उन्हें पढ़ाई लिखाई के कामों में, उनकी रुचि नहीं आती, उनका मन नहीं लगता। तो स्कूल के बारे में उनका बहुत ही नकारात्मक विचार हो सकता है। स्कूल से जुड़ी कोई भी चीजें, स्कूल के काम से जुड़ी हुई कोई भी चीजें, ये सब उन्हें बहुत ही नेगेटिव वे में, नेगेटिव लाइट में वो देखते हैं और ये उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा होता है। जो बच्चे अंडर अचीविंग होते हैं, अंडर अचीविंग बच्चे कौन होते हैं ये आपको पहले लेक्चर में बताया जा चुका है, आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अंडर अचीविंग बच्चे जो होते हैं उनमें हर्बर्ट ने बताया कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफी पुअर होता है, उनका अपने बारे में जो विचार है वो बहुत ही खराब किस्म का होता है उन बच्चों की तुलना में जो अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्मेंस दे पाते हैं स्कूल्स में। अंडर अचीवर जो होते हैं उनमें देखा गया है कि वो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ही डिफेंसिव किस्म के होते हैं और कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं अपनी आजादी पर। उन्हें लगता है कि उनकी आजादी पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाई जा रही है। ऐसे बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनको बोरियत ज्यादा लगती है, वो विरोधी स्वभाव के ज्यादा होते हैं, सामाजिक तौर पर भी बहुत घुलते मिलते नहीं हैं और उनको लाइफ में कोई सक्सेसफुल रोल मॉडल भी नहीं मिलता जिसको फॉलो करके वो मोटिवेटेड फील कर सके। ये सब कारण है जिसकी वजह से बच्चों में लैक ऑफ मोटिवेशन देखा जाता है। ऐसे बच्चों में संज्ञानात्मक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर भी कुछ कारक मिलते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे खुद को बहुत ही कम अभिप्रेरित समझते हैं। जैसे अगर ये बच्चे जो हैं खुद को ब्राइट समझेंगे दूसरे बच्चों की तुलना में, कुशाग्र बुद्धि का समझेंगे दूसरे बच्चों की तुलना में, खुद को ज्यादा आकर्षक समझेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक भी होगा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये अपने बारे में बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, खुद ही को बहुत ज्यादा मूल्यांकन करके खुद को नेगेटिव तरह से देखते हैं और अपने बारे में सोच रखते हैं कि नकारात्मक किस्म की सोच अपने बारे में रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं और उसकी वजह से
उनमें मोटिवेशन जो है और भी गिरता जाता है। थैंक यू।